हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की हिंदी की बुक अंतरा भाग 2 का 15वां अध्याय। 15वां अध्याय है संवदियां। सबसे पहला इस मतलब का पढ़िए, संवदिया। संवदिया का मतलब होता है जो संदेश लेकर जाए। अब संदेश लेके जाने का कार्य तो पत्र करता है, लेकिन बहुत पहले समय में पत्र नहीं हुआ करते थे, लिखना वगैरह, तो किसी के जरिए संवाद बोलकर पहुंचाया जाता था। जो लोग जैसे लिखना नहीं जानते हैं तो वो किसी के माध्यम से पहुंचाया करते थे, तो वो उस व्यक्ति को संवदिया बोलते थे। अब ये जो पाठ जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ये एक कहानी है जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। इस कहानी के माध्यम से जो गांव की बड़ी बहू हैं उनकी दशा के बारे में, संवदियों के बारे में, लोगों की सोच, इन सभी के बारे में हमारे सामने ये प्रस्तुत किया है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। चलिए देखते हैं इस पाठ को। पहले पाठ परिचय देखते हैं, फिर इस पाठ के मेन पार्ट्स को समझना शुरू करते हैं। क्या है, पहले कहानी परिचय क्या है। प्रस्तुत कहानी संवदियां फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। इस कहानी में मानवीय संवेदना की गहन अभिव्यक्ति है, यानी कि लोगों के मन की जो फीलिंग होती है वो सामने निकल कर आती है। रेणु ने विपन्न, बेसहारा, सहनशील बड़ी बहू रानी की असहाय स्थिति, यानी कि रेणु जी ने जो बड़ी बहू है वो अब उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, यहाँ तक कुछ भी नहीं बचा है, बेसहारा है, कोई उसका देख रेख करने वाला नहीं है। उसकी असहाय स्थिति, उसकी कोमल भावनाओं और मानसिक यातना तथा पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है इस पाठ में। वो स्त्री कितनी बुरी तरीके से दुखित है, इस सभी का चित्रण बहुत ही अच्छे ढंग से रेणु जी ने किया है। चलिए देखते हैं इस पाठ को। स्मरणीय बिंदु क्या है इसके। हरगोबिन एक संवदिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाम क्या है संवदिया का? एक हरगोबिन नाम। संवदिया अर्थात संदेश वाहक। बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया का बुलावा आने पर हरगोविंद को आश्चर्य हुआ कि आज जबकि संदेश भेजने के लिए गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, बड़ी बहुरिया ने उसे क्यों बुलवाया। फिर हरगोविंद ने अंदाजा लगाया कि अवश्य ही कोई गुप्त संदेश ले जाना है। तो क्या हुआ, संवेदिया मतलब जो संदेश को ले जाता है। गांव की बड़ी बहुरियां हैं, उनका संदेश आया हरगोबिंद के पास में कि जो है कुछ संदेश भिजवाना है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज जब कल हर जगह डाकघर खुल गए हैं, अर्थात सब जगह पत्रों के माध्यम से संदेश भेजे जा सकते हैं, तो इस समय में हमें क्यों बुलाया। तब उसने सोचा कि शायद हो सकता है बहुत गुप्त संदेश हो, इसलिए वो पत्र के माध्यम से, क्योंकि पहले क्या होता था ना, वो चलता था आपका पोस्ट कार्ड, तो उसमें जो कुछ भी लिखा जाता था वो हर कोई पढ़ सकता था, इसलिए वो संदेश गुप्त नहीं रहता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद कोई गुप्त संदेश होगा जो कोई पढ़े नहीं, किसी को पता ना चले, इसलिए मुझको बुलाया गया है। बड़ी हवेली पहुंचने पर हरगोबिंद अतीत की यादों में खो गया। पहले बड़ी हवेली में नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी, आज बड़ी बहुरिया सूप में अनाज फटक रही है। समय कितना बदल गया है। तो बड़ी हवेली में जैसे ही वो कदम रखता है तो उसे पुरानी यादें आ जाए कि चारों तरफ नौकर नौकरानियां हैं, सारा कार्य नौकर कर रहे हैं, बहुरानियां आराम से ठाट बाट से बैठी है। लेकिन आज का परिदृश्य क्या था, घर में कोई चहल पहल नहीं थी, हवेली में अकेली बड़ी बहू थी और वो भी सूप से अनाज को फटक रही थी। मतलब जो काम नौकर के थे, आज परिस्थितियां इतनी बदल चुकी थी कि बड़ी बहुरिया को वो सारे काम करने पड़ रहे थे। बड़े भैया की मृत्यु के बाद तीनों भाई परस्पर लड़ने लगे। बड़ी बहू के जेवर कपड़े तक भाइयों ने आपस में बांट लिए थे। लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। गांव में केवल बड़ी बहुरिया रह गई। जब बड़े भाई मरे, बड़े भाई की ही पत्नी थी बड़ी बहुरिया, जब वो मरे तो जो उनके बचे हुए जो 3 भाई थे, उन्होंने सब कुछ का बंटवारा आपस में कर लिया। यहाँ तक कि बड़ी बहुरिया के जो शरीर से कपड़े और जेवर तक नोच नोच के उसके बंटवारे उन लोगों ने किए। जो घर में जो जमीन थी, जो सब कुछ था, उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया। भाई सब चले गए, शहर में बस गए। अब गांव में सिर्फ और सिर्फ उस हवेली के अंदर अकेले बड़ी बहुरिया बची थी और कोई नहीं रह गया था। अब बड़ी बहुरिया का आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह उधार लेकर अपना खर्च चला रही थी। गांव की मोदियाइन अपना उधार वसूल करने के लिए बैठी थी और बड़ी बहुरिया को कड़वी बातें सुनाती जा रही थी।
बड़ी बहुरिया उसका उधार चुकाने की स्थिति में नहीं थी। अब स्थिति क्या थी, उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था, उधार ले लेकर ले काम कर रही थी। तो उधार जिससे लिया था सेठानी मोदियाइन का मतलब है जो सेठ की बीवी होती है उसका, वो अपना जो है बैठ के वहां पर अपना पैसा लेने वसूलने के लिए बैठी हुई थी और उनको खूब कड़वी कड़वी बातें सुना रही थी और वो चुपचाप बड़ी बड़ी सुन रही थी, क्योंकि भाई उनके पास वो पैसे वापस करने के लिए थे ही नहीं कि आखिर कैसे वापस करें। तो वो बहुत दुखी भी थी। मोदियाइन के जाने के बाद बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को बताया कि वह अपनी माँ के पास संवाद भेजना चाहती है। जब मोदियाइन चली गई कड़ी बड़ी कड़ी बातें सुनाकर सबको, तो हरगोबिंद को बुलाया और बताया कि वो अपने मायके यानी अपनी माँ के पास कुछ संवाद को भिजवाना चाहती है। संवाद कहने से पूर्व ही बहुरिया रोने लगी, यानी कि बात कुछ ऐसी थी जो कहने पर वाकई रोना आता, तो वो पहले ही रोने लगी। क्या कहती हैं? हरगोबिंद ने पहली बार बड़ी बहुरिया को इस प्रकार रोते हुए देखा था। इससे पहले बड़ी बहुरिया को हरगोबिंद ने कभी रोते नहीं देखा था। उसकी भी आंखें छलछला आई, मतलब हरगोबिंद भी के आंखों में भी आंसू आ गए थे। बड़ी बहुरिया ने फिर दिल कड़ा करके कहा, माँ से कहना। अब संवाद उन्होंने जो माँ तक पहुंचाना है वो हरगोबिंद से कहना उन्होंने शुरू किया। क्या? मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहां नहीं रहूंगी। यदि माँ मुझे यहां से नहीं ले जाओगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं। तो वो माँ के लिए पास क्या संदेश भेजाती है कि भाई भाभीियों की नौकरी बन करूंगी, यानी उनकी सारी सेवा करूंगी। बच्चे जो कुछ खाएंगे जो छोड़ देंगे वो जूठन खा के रह लूंगी, घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मगर मुझे यहां से ले जाओ। आज परिस्थिति यह है कि साग और बथुआ खा के, क्योंकि ना खाने के लिए कुछ है ना यहाँ पर कैसे जीऊं, किसके लिए जीऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बस यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यह संदेश बड़ी बहुरिया ने अपनी माँ के लिए भिजवाया संवदिया हरगोबिंद के जरिए। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया के प्रति उसके देवर देवरानियों के व्यवहार को जानता था। उसका रोम रोम कलपने लगा, क्योंकि वो सब कुछ दुर्दशा देख चुका था देवर देवरानियों की। तो वो बहुत कलपने का मतलब बहुत तड़पने लगा। बड़ी बहुरिया की दुर्दशा देखकर उसका मन बहुत दुखित हुआ। बड़ी बहुरिया हरगोबिंद के जाने के राह खर्च के लिए मात्र 5 रुपए जुटा पाई थी। हरगोबिंद ने यह कहकर राह खर्च लेने से इनकार कर दिया कि राह खर्च का इंतजाम वह स्वयं कर लेगा। अब जो संवदिया जाता था भाई, उसके रहने खाने और इन सब का प्रबंध, राह के लिए जो खर्चा लगता था वो उस व्यक्ति को देना पड़ता था जो संदेश भेजता। तो बड़ी मुश्किल से 5 रुपए जुटा पाई थी बड़ी बहुरिया हरगोबिंद को देने के लिए, लेकिन हरगोबिंद ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं राह खर्च खुद कर लूंगा। अब आगे, संवदिया अर्थात संदेशवाहक का कार्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब बहुत कठिन होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता। यह प्रतिभा जन्मजात होती है। संवदिया को संवाद का प्रत्येक शब्द याद रखना पड़ता है। देखिए, एक एक शब्द जैसे बोला गया है वैसे ही जाके वहां बोलना है, उसको पूरा याद रखना होता है। उसी सुर और स्वर में ठीक उसी ढंग से संवाद सुनाना आसान काम नहीं, मतलब जिस सुर में जिस स्वर में वैसे ही उस संवाद को वहां जाके सुनाना भी पड़ता है। परंतु संवदिया के विषय में गांव वालों की धारणा सही नहीं थी, मगर गांव वाले इसके उलट सोचते थे संवदिया के बारे में। क्या? उनके अनुसार निठल्ला, पेटू और कामचोर व्यक्ति ही संवदिया का काम करता है। तो जो फालतू बैठा है, जिसे खाने का बहुत शौक है, ऐसा व्यक्ति ही संवदिया का कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी ना हो, मतलब परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। गांव वालों के अनुसार संवदिया औरतों की मीठी मीठी बातों में आ जाता है तथा बिना मजदूरी लिए कहीं भी संवाद पहुंचाने को तैयार हो जाता है। तो जिसका कोई परिवार नहीं, वो औरतों की मीठी मीठी बातों में आ जाए और बिना पैसे लिए इस कार्य को कर लेता। तो एक तरीके से गांव वालों की नजर में जो संवदिया होता है वो बहुत ही फालतू आदमी होता है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो संवदिया का कार्य करता है। पति की मृत्यु के बाद बड़ी बहुरिया विधवा हो गई थी। वह अभावग्रस्त एवं कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। हरगोबिंद के मन में कांटे की चुभन का अनुभव हो रहा था, क्योंकि उसे बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसे याद आ रहा था। जब बड़े भाई मरे, विधवा हो गई, अब उनके पास न जरिया था कुछ, कैसे खाते क्या करते, अभावों में जी रही थी। और हरगोबिंद उनके हर एक संवाद को याद कर करके उसके दिल में एकदम वो संवाद एक तीर की तरह चुभ रहा था। वो बहुत ही विचलित हो रहा था उनकी बातों को याद कर करके। अब याद भी रखनी थी, क्योंकि ये संवाद वहां जाके उनकी माँ को सुनाना भी था, इसलिए उनको भुला भी नहीं सकता था। और जैसे याद कर रहा था तो उसको उतनी ही तकलीफ होती जा रही थी।
उसके उस संवाद में उसके हृदय की वेदना, उसकी बेबसी, उसका दुख झलक रहा था। मतलब उस संवाद में बड़ी बहुरिया की हर एक फीलिंग कूट कूट के भरी हुई थी, कितनी तकलीफ है, कितना दुख है उसको, ये सारी चीजें समझ में आ रही थी। हरगोविंद उसकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर रहा था। मन की इस चुभन से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने सहयात्री से बातचीत करने का उपाय सोचा। अब बार बार उसको वही चीजें याद आ रही थी, तो इस तड़प से वो भी निकलना चाह रहा था। तो उसके साथ जो सहयात्री था गाड़ी में बैठा हुआ, उसने उससे बात करना शुरू किया। लोग संवादिया की बहुत खातिरदारी करते थे। मतलब जब संवाद लेकर जहां पहुंचता था, जैसे हमने संवाद भेजा है, जिसको भेज रहे हैं, जब वो वहां पहुंचेगा तो उसकी बहुत खातिरदारी होती थी, उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह लंबी यात्रा करके उनके प्रियजनों का संदेश उन तक लाया था। उसे अच्छी तरह भोजन कराया जाता। भर पेट भोजन करने के बाद संवेदिया यात्रा की थकान उतारने के लिए गहरी नींद लेता। मतलब जहां वह पहुंचता उसे खूब भरपेट अच्छा खाना वाना खिलाया जाता और फिर उसे खूब अच्छी नींद ली जाती, ताकि वो इतनी लंबी यात्रा की थकान को उतार सके। क्योंकि अब कारण ये था इस सम्मान का, क्योंकि भाई उसके प्रियजनों का संदेश लेकर आता था, इसलिए उसका सम्मान भी जरूरी था। परंतु बड़ी बहुरिया के मां के पहुंचने पर जब हरगोविंद के सामने कई प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली आई, तो उसने खाना नहीं खाया गया। वो खाना खा ही नहीं पाया कि जब उसके सामने इतनी थाली लगाई गई। क्यों? क्योंकि बड़ी बहू के वक्तव्य याद आ रहे थे कि वो बथुआ साग खा के, अब कहाँ वो इतना व्यंजन खा ले, जहाँ बड़ी बहुरिया घर की, मतलब गांव की इतनी बड़ी इज्जतदार लेडी जो है नहीं खा पा रही, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, वहां इतना ये खाना खा ले, तो वो खा ही नहीं पाता है। उसे रह रहकर बड़ी बहुरिया का ध्यान आ रहा था कि वह बथुआ और साग उबाल कर खा रही थी। बूढ़ी माँ ने बहुत आग्रह किया, पर हरगोविंद ने ज्यादा खाया ही नहीं गया। मतलब माँ ने बहुत आग्रह किया, लेकिन वो खा नहीं पा रहा था। हरगोविंद बड़ी बहुरा का संदेश बूढ़ी माँ को नहीं सुना पाया। इसी चिंता में रात भर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में विचारों का संघर्ष चल रहा था। बड़ी बहुरिया ने जो संवाद दिया था, वो संवाद वो उसकी माँ को नहीं सुना पाया, क्योंकि उसमें इतना दुख था, इतना तकलीफ था कि वो सुना ही नहीं पा रहा। और जब सुना नहीं पाया तो इसी फिक्र में वो सारी रात जागता रहा और तड़पता रहा। हरगोविंद के मन में बड़ी बहुरिया और अपने गांव के प्रति बहुत सम्मान था। अब अगर बड़ी बहुरिया की बात बोलता तो एक तरीके से गांव का भी अपमान हो रहा था कि एक गांव की इतनी बड़ी की कोई देखभाल नहीं कर पा रहा, तो अपनी गांव की एक तरीके से बुराई कर रहा है वो दूसरों के सामने, दूसरे गांव के लोगों के सामने। वह बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। वह सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर मायके चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। अब उसका संवाद ना सुनाने का एक तो ये भी था कि गांव का अपमान होगा, और दूसरा वो लक्ष्मी मानती थी, कहते हैं घर की लक्ष्मी चली गई तो फिर गांव का क्या होगा। तो बड़ी बहुरिया अगर छोड़ के वहां छोड़ के गांव अगर यहाँ मायके आ जाएगी तो अब उसके गांव का क्या होगा, वो तो गांव की लक्ष्मी है। वह किस मुंह से यह संदेश दे कि बड़ी बहुरिया उसके गांव में बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। मतलब किस तरीके से वो बताए कि जो गांव की लक्ष्मी है उनकी दुर्दशा इतनी है कि वो बथुआ और साग उबाल उबाल के खा रही है। वह कष्ट में है, इसलिए उसे अपने पास बुला लो। यह संवाद सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे। अपने गांव की बदनामी के भय से हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संदेश को नहीं सुना पाया। गांव की बदनामी नहीं सुना पाया। बड़ी बहुरिया के लिए फिक्र की, मतलब वो चली जाएंगी, इस कारण वो इस संवाद को सुनाता ही नहीं है मां को, और वहां से चला आता है। जलालगढ़ पहुंचकर, यानी कि वापस अपने गांव पहुंचकर, हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए, क्योंकि जिस संवाद के लिए भेजा था वो संवाद तो उसने सुनाया नहीं, तो उसे बड़ी गिल्ट फील हो रही थी। तो ये आते ही उसने वहां पर पैर पकड़ लिए उनके। संवाद ना सुना पाने के कारण माफी मांगी, ये साथ में उनसे माफी मांगी कि हम आपका दिया हुआ संवाद नहीं सुना पाए। उसने कहा कि वह बड़ी बहुरिया के बेटे के समान है। मतलब हरगोविंद जो है वो बड़ी बहुरिया के बेटे के समान है। बड़ी बहुरिया उसके माँ के समान है, पूरे गांव की माँ के समान है। वह उससे आग्रह करता कि वह गांव छोड़कर ना जाए, तथा साथ ही संकल्प लेता है कि वह अब निठल्ला नहीं बैठेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा और उसके सब काम करेगा। बड़ी बहुरिया स्वयं अपने मायके संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी। तो हरगोविंद ने ये चीज बोली कि वो जो है ना उनके बेटे के समान है, और वो आप जो है उसकी माँ के समान हो, पूरे गांव की माँ के समान हो। आज से वो सारे काम करेगा, उनके जितने काम होंगे उन सभी को करेगा, कमा के लाएगा। बेटा जैसे होता है ना, बेटा कमाता है, माँ का ख्याल रखता है, उनके खाने पीने रहने हर चीज का। तो आज से हरगोविंद ने बोला कि वो निठल्ला नहीं बैठेगा, वो काम करेगा, और उस काम से जो कुछ भी होगा वो बड़ी बहुरिया की देखभाल करेगा।
ये वो प्रण लेता है बड़ी बहुरिया से। और इधर बड़ी बहुरिया ये संदेश भिजवाने के साथ ही पछता रही थी, क्यों उन्होंने ये संदेश अपने मायके पहुंचाया। अपनी दुर्दशा का बयान उन्होंने वहां पर किया, वहां के लोग भी दुखी होंगे तो, लेकिन इस तरीके से संदेश वहां तक पहुंचा भी नहीं और बड़ी बहुरिया की तकलीफों का भी एक अंत आ गया हरगोबिंद के जरिए। हरगोबिंद उनका केयर टेकर के तौर पे आ गया। तो ये कहानी यहाँ पर अंत हुई। किस तरीके से लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, चीज़ों को नहीं समझते। माना कि अगर रिश्ता नहीं है तो कुछ एक होता है ना, मानवता के जरिए ही हम किसी की मदद करें, वो भी हमें बनाए रखना चाहिए समाज में। फणीश्वरनाथ रेणु की इस कहानी के जरिए यही रहता है कि हमें अपने अंदर की मानवता को बनाए रखना चाहिए। सिर्फ रिश्तों को ही नहीं देखना चाहिए, हमें इंसानी रिश्तों को भी देखना चाहिए। संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। संवदिया की क्या विशेषताएं होती हैं ये बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि गांव वालों के लिए संवदिया के मन में अवधारणा क्या है। जैसे हमने बताया था, अवधारणा कोई निठल्ला व्यक्ति ही, कोई पेटू व्यक्ति ही जो है वो संवदिया बनता है, जिसके पास कोई कार्य ना हो। अब सबसे पहले हम संवदिया की विशेषताओं को देखते हैं, फिर अवधारणा देखेंगे। पहला क्या है संवदिया की विशेषताएं। दिए गए संवाद को जैसा है वैसा ही बोलना पड़ता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जो संवाद है वो वैसा का वैसा ही बोला जाएगा। संवाद के साथ भावों को भी वैसे के वैसे बताना पड़ता है। उस संवाद के साथ जैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं वो भी अपने अंदर वो फीलिंग्स लानी पड़ती हैं। संवाद को समय पर पहुंचाना एक संवदिया की विशेषता होती है। संवदिया को भावनाओं से नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे जो बताया गया है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं संवाद देने के लिए, अब पता चला वो खुद ही अगर इमोशनल हो जाएगा तो फिर वो उन संवादों को नहीं बता पाएगा। उसके लिए ये तो ज़रूरी है कि वो बताए, भावों को भी लेके आए, लेकिन खुद उनको लिटरली अपने अंदर महसूस नहीं करे। फिर उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए, जहां पे भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, उसे रास्ते का पता होना चाहिए। संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। जाहिर सी बात है, संवदिया को इसीलिए भेजा जाता है कि बात गोपनीय रहे, क्योंकि अगर किसी पत्र के माध्यम से भेजा जाएगा तो कोई भी लेकर पढ़ सकता है। अब व्यक्ति को थोड़ी ना मार काट के उसे अंदर से निकलवा लेगा। तो यहाँ पर इसलिए दिया जाता है कि ये बात बिल्कुल गोपनीय रखे, यानी अपने तक ही रखे। ये संवाद जिसने दिया है उसको पता होना चाहिए और जिसके लिए भेजा जा रहा है उसको जाकर बताना। इसके बीच में किसी को पता नहीं होना चाहिए। गांव वालों के मन में अवधारणा है कि संवदिया एक कामचोर, निठल्ला और पेटू आदमी होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता वो संवदिया बन जाता है। ये इसलिए क्योंकि इसमें मेहनत का काम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई बहुत मेहनत का काम होता है। कारण है भावनाओं को एज इट इज़ कैरी करके दूसरी जगह ले जाना, पूरे बोले गए संवादों को एज इट इज़ दूसरी जगह कैरी करना, इतने लंबे लंबे रास्ते तय करना, बात को पूरी तरीके से याद रखना, तो ये बहुत ही टफ काम होता है। पेटू इसलिए बोला गया है क्योंकि जहाँ संवदिया काम लेकर अपना मैसेज लेकर पहुँचता है वो लोग बहुत आवभगत करते हैं, इसलिए उसको पेटू कहा जाता है। प्रश्न 2, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोबिंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया ने जो संदेशा उसको बुलवा भेजा था, तो क्यों हुआ भाई? डाकघर के समय में संवदिया का क्या काम, वो समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी हवेली में जब हरगोबिंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। मतलब जो खबर है वो अत्यंत गोपनीय है, इसीलिए संवदिया को यानी कि हरगोबिंद को बुलाया गया है। प्रश्न 3, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? इसका क्या कारण था? बड़ी बहुरिया की स्थितियां अच्छी नहीं थी, उसके पास खाने तक के लिए नहीं बचा था, पैसे नहीं थे, वो बथुआ और साग उबाल उबाल कर खा रही थी। तो अब उसे ये लग रहा था कि वो ऐसे ज़्यादा दिन गुजारा नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो मायके संदेश भेजना चाह रही थी। बड़ी बहुरिया के लिए मायके ही वह स्थान रह गया था जहाँ वह आश्रय की उम्मीद पा सकती थी, अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए संदेश भेजना चाहती थी। उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले उसे लेने आ जाएं। तो संदेश क्या था? क्योंकि वो मायके जाना चाहती थी, उसकी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए, इसलिए उसने अपना संदेश मायके भिजवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हरगोबिंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो गया?
अब हरगोबिंद जब हवेली पहुंचा था तो वो कौन सी चीज़ें, अभी प्रेजेंट की क्या हवेली की दुर्दशा है और पहले क्या हुआ करता था। नौकर नौकरानी हर समय घूमते रहते थे, सारे काम करते रहते थे, मगर आज क्या स्थिति थी, नौकर नौकरानी तो कहीं थे ही नहीं, काम खुद बड़ी बहुरिया अपने हाथों से कर रही थी, वो जो हमेशा बैठकर आदेश दिया करती थी। तो क्या है, हरगोबिंद ने जब बड़ी हवेली में कदम रखा तो उसे बीते समय में हवेली की ठाट बाट की याद आई। बड़े भैया के रहते हुए इस हवेली की शान ही अलग थी। घर में नौकर नौकरानियां, लोगों तथा मजदूरों की भीड़ हर समय लगी रहती थी। बड़ी बहुरिया मेहंदी लगे हाथों से ही परिवार की जिम्मेदारी उठाया करती थी। अब वह दिन नहीं है। हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई है और यहाँ की बड़ी बहुरिया की हालात अब नौकरानियों से एक कम नहीं है। मतलब पहली जो ठाट बाट थी, वो सब जो काम नौकर नौकरानियां किया करते थे, आज बड़ी बहुरिया खुद कर रही हैं। एकदम सन्नाटा पसरा है उस बड़ी हवेली में। तो ये सारी पुरानी यादें थी जो हरगोबिंद को याद आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई थी। वो बहुत दुख में थी, तकलीफ में थी, ठीक है। अब वो चाहती तो नहीं थी किसी को बताना, लेकिन उनकी दशा ऐसी थी कि उनको ये संदेश अपने मायके भिजवाना पड़ रहा था। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया का दुख आंखों के जरिए बाहर आ गया। संवदिया के आगे उन्हें अपनी दशा व्यक्त करनी पड़ी। अभी तक उन्होंने अपनी दशा को सबसे छुपाया था, लेकिन अब संवदिया उनकी दशा को जानता था। अपनी करुण दशा का वर्णन करते हुए उनकी आंखें छलछलाई थी। मतलब जो उनकी दशा अभी तक थी वो सिर्फ उन्हीं तक थी, यानी बड़ी बहुरिया तक थी। ये बात अभी तक उन्होंने किसी को बताई नहीं थी, लेकिन अब संवदिया उनकी दशा से अवगत हो गया था। तो कहते ना, एक शर्मिंदगी होती है, वो दशा उनकी जिस तरीके से थी, इसी कारण वो दुखित हो गई थी और चीजों को बताते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। प्रश्न 6, गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय किया। बड़ी बहुरिया ने जो संवाद दिया था उससे वो बार बार उसको याद आ रहा था। कारण था कि उनके गांव की ही सबसे बड़ी बहुरिया को लक्ष्मी मानते थे। इतनी बड़ी होकर उनको जो है इतनी बुरी परिस्थितियों में गुजरना पड़ रहा था, तकलीफ थी, तो ये सब चीजें उसने देखी थी। अब उन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए उसने अगल बगल के यात्रियों के साथ संवाद करना शुरू किया, ताकि वो इन सब चीजों से इन बातों से थोड़ा देर के लिए छुटकारा पा सके। गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन कांटे के समान चुभ रहा था। आज तक वह जितने भी संवाद लेकर गया था वे ऐसे नहीं थे। इसमें एक बेचारी बेटी अपनी मां से सहायता के लिए पुकार रही थी। उसकी मार्मिक दशा का वर्णन उसके एक एक वचन से होता था। उसके वचन संवदिया को दुख ही कर रहे थे। उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए पुराने संदेशों को याद करने लगा। साथ ही उसने एक पुराना संवदिया गीत भी याद कर लिया। तो मतलब उसको ये तकलीफ हो रही थी कि कितना बड़ा मुश्किल काम था। मतलब एक जो संवाद था उसमें इतना दर्द था, उतनी तकलीफ थी कि वो समझ नहीं पा रहा था, और ये बार बार उसके मन में बार घूमता जा रहा था। अब उसके पास तकलीफ और साथ ये थी कि उसको ये तकलीफ ज्यादा हो रही थी, तो उसने गीत गाना शुरू कर दिया, आसपास के यात्रियों से वार्तालाप शुरू कर दिया, ताकि इन सब चीजों से थोड़ी देर के लिए वो अपने दिमाग को हटा सके। अब क्या है, प्रश्न 7, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद क्यों नहीं सुना सका। बड़ी बहुरिया का संवाद वो उसके मायके लेके पहुंच तो गया था, लेकिन उनके घर वालों को सुना नहीं सका। इसका कारण क्या था, बड़ी बहुरिया को हरगोबिंद उस गांव की लक्ष्मी मानता था। अब गांव की लक्ष्मी ही गांव से चली जाएगी तो गांव की क्या दुर्दशा होगी, और दूसरा उसके गांव की बदनामी भी होती कि बड़ी बहू उस गांव की, और उसकी ऐसी दशा है कोई ध्यान नहीं देता। इन सभी कारणों से वो संवाद को उसके मायके में नहीं बता पाया था। बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया है। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने की बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। तो उसके गांव की बड़ी बहुरिया जाकर कहीं और
मदद की गुहार करे, उस गांव के लोग नहीं उसकी मदद कर रहे हैं, तो एक तरीके से अपनी ही गांव की बदनामी जाके दूसरे गांव में करना, तो इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उसने वो संवाद उसके मायके में नहीं सुनाया था। प्रश्न 8, संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है से क्या आश्रय है? कारण ये है कि संवदिया जो है जब संवाद लेकर पहुंचता है तो उस घाव में उसकी बहुत आवभगत होती है, तरह तरह का उसे भोजन दिया जाता है, तो वो जी भर के खा लेता है। अब पूरे टाइम इतने लंबे रास्ता होता है तो उसकी थकान वो उतारने के लिए सो जाता है, तो वही अफर के खा लिया और जी भर के वो पसर के सो जाता है। तो क्या होगा? इसका अर्थ है कि संवदिया जिनका संवाद लेकर जाता है उसको संवाद देता है, उस घर में बहुत आवभगत होती है, अतः वह घरों में मजे से खाता है और यात्रा की थकान उतारने के लिए आराम से सोता है। यही उसका काम है। संवदिया होने के नाते अपनी आवभगत कराना और विश्राम करना उसका अधिकार है, यानी कि उसको खूब सारा खाना मिलना और आराम करना ये उसके अधिकारों में आता है। कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत ही सबके संवाद लेकर जाता है, सबके मैसेज लेके जाता है। एक गांव से दूसरी गांव या दूसरे शहर जाए तो इस परिस्थितियों में क्या होता है, जहां पहुंच रहा है दूसरे लोग इमोशनली अटैच होते हैं उन मैसेजेस के साथ में, तो इसीलिए संवदिया का खूब आवभगत वो लोग करते भी हैं कि भाई हमारे प्रियजनों का जो है मैसेज लेकर आया है। प्रश्न 9, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प लिया था? उसने कहा था कि अब मैं निठल्ला नहीं रहूंगा, अब मैं काम करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा, आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा, यही सब चीजें उसने बोली थी। तो क्या जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने संकल्प लिया कि वह अब निठल्ला नहीं बैठेगा, बड़ी बहुरिया के लिए हर काम एक बेटे के समान करेगा, अब वह माँ के समान उसकी देखभाल करेगा और उसके सारे कष्टों को दूर रखेगा। यानी कि जैसे एक बेटा अपनी माँ की जैसी देखभाल करता है वैसे ही हरगोबिंद बड़ी बहुरिया की पूरी देखभाल करेगा। ये उसने संकल्प लिया जाके बड़ी बहुरिया के पास में। प्रश्न 10, क्या पूछा गया है? इन शब्दों का अर्थ समझाइए। काबुली कायदा, रोम रोम कलपने लगा और अगहनी धान, ये 3 आपके सामने शब्द इस्तेमाल रखे गए हैं जिनका आपको अर्थ समझाना है। तो पहला हमारे पास क्या है? काबुली कायदा। इसका अर्थ है कि काबुल से आए व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम कानून। हरगोबिंद के गांव में काबुल से एक व्यक्ति उधार कपड़ा देने आता था। जब उधार कपड़ा देता तो बड़ी विनम्रता से बात करता तथा लेकिन जब उधार वापस मांगता तो जुल्म की हद पार कर देता। इसीलिए यह कहावत बन गई काबुली कायदा। मतलब पहले तो जब उसको उधार देना होता था बड़े प्यार से सबको दे देता था और बहुत सारे लोग उधार ले लेते थे, लेकिन जब वापस लेने की बात ही आती थी तो जुर्म ढाके वो लेता था। मतलब पहले प्यार बाद में कटाई, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा काबुली कायदा। फिर दूसरा है रोम रोम कलपने लगा। इसका अर्थ है किसी बात से परेशान होकर रोम रोम दुख से परेशान होने लगे। मतलब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, एक तकलीफ होती है एक बहुत ज्यादा तकलीफ, और वो तकलीफ हर समय मतलब हमारे रोम रोम हर जगह पर वो तकलीफ भर जाए तो उसको बोलते हैं रोम रोम कलपने लगना। फिर है अगहनी धान। अगहन मास में होने वाले धान को अगहनी धान कहते हैं। यह दिसंबर के आसपास का समय माना जाता है। अगहन मास होता है ना, तो अगहन मास में जो धान उगता है उसको अगहनी धान कहते हैं और ये धान उगने का समय होता है दिसंबर महीने में। तो इस तरीके से ये 3 शब्दों के अर्थ हमने बताए। अब है हमारे सामने प्रश्न 11। पाठ में प्रश्नवाचक वाक्यों को छांटिए और संदर्भ के साथ उन पर टिप्पणी कीजिए। मतलब बहुत सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, आपको छांटने, तो कुछ हम आपके लिए छांट के लेके आए हैं, उनको देखिए, नहीं तो अपने मन से आप बुक में से कोई भी छांट के उनकी व्याख्याओं को कर सकते हैं। पहला जो वाक्य हम आपके सामने ला रहे हैं, फिर उसकी बुलाहट क्यों आई। अब ये हरगोबिंद को बुलाया गया था, क्यों आई थी? यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। हरगोबिंद को बड़ी हवेली से बुलावा आया, इस बुलावे भी पर हैरान था। समय बदल गया था, अब संवदिया की आवश्यकता किसी को नहीं थी। ऐसे में उसे बड़ी हवेली से संवाद भेजने के लिए बुलावा गया था। अतः वह इस समय में इस विषय में सोचने लगा। सोचते सोचते उसके मन में यह प्रश्न उठा था। अब जब हर जगह डाकघर खुल गए हैं, पत्री चिट्ठी हो सकता है, तो फिर उसको क्यों बुलाया गया था? तभी इसके मन में ये प्रश्न उठा था। अब
मेरा क्या है, फिर उसकी बुलाहट क्यों आई, मतलब हरगोविंद की बुलाहट जो है बड़ी हवेली से क्यों आई थी। अब है कहाँ गए वे दिन, जो ये एक दूसरा प्रश्नवाचक है, यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें हरगोविंद बड़ी हवेली की दशा को देखता है और सोचता है, एक समय ऐसा था जब बड़ी हवेली सच में अपने नाम के अनुरूप थी। बड़े भैया के समय में बड़ी हवेली की रौनक देखने योग्य थी। यह हवेली नौकर नौकरानियों से भरे पड़े थे। बड़ी बहुरिया रानी की तरह राज किया करती थी। अब ऐसे दिन नहीं रहे। वह स्वयं एक नौकरानी के समान जीवन व्यतीत कर रही है तथा अन्यास ही उनके मुंह से यह वाक्य निकल पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहले क्या दिन थे उस बड़ी हवेली के और आज क्या है, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो है हरगोविंद के मुंह से ये बात निकलती है, कहां गए वो दिन। अब नेक्स्ट जो वाक्य क्या है, और कितना कड़ा करूं दिल। कड़ा दिल मतलब जब उन्होंने वो संवाद सुनाया था तो दिल बहुत कड़ा करने की बात थी, क्योंकि वो जो संवाद था वो बहुत ही करुण संवाद था। यह वाक्य भी प्रश्न को दर्शाता है। बड़ी बहुरिया अपनी दशा पर यह प्रश्न कर बैठती है, खाने के लिए भोजन नहीं और फिर भी यह आशा करना कि सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बहुरिया जब परिस्थिति से तंग आ जाती है तब हरगोविंद संवदिया को बुलाती है। हरगोविंद द्वारा बड़ी बहुरिया से पूछा जाता है कि क्या संदेश भेजना है। वह उसे बताना चाहती है मगर बताने से पहले रो पड़ती है। ऐसे में बड़ी बहुरिया को समझाने के लिए हरगोविंद कहता है कि दिल कड़ा करो। उसके इस कथन पर बड़ी बहुरिया बोल पड़ती है, और कितना कड़ा करूं दिल। मतलब वो संवाद जो भेजना चाहती थी वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत तकलीफ भरा संवाद था जो वो अपने मायके भिजवाना चाहती थी। बोल तो संवदिया ने बोला हरगोविंद ने कि दिल कड़ा करो, तो उसने तब बहुरानी ने बोला कि कितना कड़ा करूं मैं अपना दिल, इतनी तकलीफ को बताने के लिए दिल में कितना कड़ा कर लूं। फिर आगे है, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। अब मतलब ये है जब अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो संवाद भेज रही थी, तभी वो लास्ट संवाद की आखिरी लाइन में बोलती है क्या है कि मैं बथुआ साग खाकर कब तक गुजारा करूं, आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूंगी। क्या था ये प्रश्न भी बड़ी बहुरिया करती है। वह इसी आशा में जी रही है कि दिन सुधरेंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था दशा खराब होती जा रही थी। अब बथुआ का साग ही बड़ी बहुरिया को खाना पड़ रहा था। तब वह कह उठती है कि मैं बथुआ का साग कब तक खाऊंगी। मतलब डेली एक ही साग खाना, क्या एक ही भोजन, न रोटी न चावल न दाल न कुछ, ना आप कुछ सब्जी बदल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। साग आता है, उबाल देती है नमक में और उसको खा लेती है। तो ये कहाँ तक पॉसिबल है कि डेली एक व्यक्ति बस वही चीज खाता रहे। तो परिस्थितियां, बथुआ का साग खाने का तात्पर्य यहाँ था कि परिस्थितियां अब बद से बदतर होती जा रही हैं, अब खाने तक को भी कुछ नहीं बचा है। किसके भरोसे यहां रह रही हूं। अब यही चीज संवाद में भी वो बोलती हैं कि यहां किसके भरोसे रहूं, इससे अच्छा मैं मायके चली जाऊं। तो क्या है, ये प्रश्न भी बड़ी बहुरिया स्वयं से करती है। वह जानती है कि उसके पति के बाद यहां उसका कुछ नहीं रह गया, अतः किसी से यह आशा करना कि उसे कुछ समझे गलत होगा। मतलब अब पति नहीं है तो उसकी देखभाल करने वाला, उसको समझने वाला, उसके मतलब उसका साथ देने वाला परिवार का कोई नहीं है। तो अब वो किससे बात करे, क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहती है कि मैं यहां रहूं तो मैं किसके भरोसे जीऊं। अब आ रहा है हमारे सामने प्रश्न 12। इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। अब आपके सामने 4 पंक्तियां रखी गई हैं, इन 4 पंक्तियों की एक एक करके हम व्याख्या करेंगे। पहली पंक्ति है, बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। इस लाइन की आपको व्याख्या करनी है कि लाइन क्यों बोली गई है, इसका क्या तात्पर्य है। प्रस्तुत पंक्तियों में हरगोविंद बड़ी हवेली की तुलना उसके बीती समय से करता। बीते समय बहुत अच्छे थे हवेली के, लेकिन आजकल तो परिस्थितियां बदल चुकी थी। जब इसे हवेली की ठाट बाट ही कुछ थे। एक समय था जब बड़ी हवेली का गांव में दबदबा हुआ करता था, उसकी पहचान थी। बड़े भैया के मरने के बाद सब ठाट बाट चला गया। बाकी 3 भाइयों ने हवेली का बंटवारा कर दिया। अब यहाँ कोई नहीं रहता। अब यह नाम मात्र की हवेली रह गई है। अब इसकी पहले वाली पहचान नहीं रही है। मतलब जब हरगोविंद वहां पहुंचता है तो इस समय से पिछले समय, यानी कि जब पहले दबदबा हुआ करता था, बड़े भैया जिंदा थे, तो उस समय क्या परिस्थितियां थी उन सभी की तुलना करता है।
तब वो ये चीज बोलता है कि अब जो हवेली है वो सिर्फ नाम मात्र की हवेली रहेगी, क्योंकि कोई ना यहाँ आ रहता है, ना चहल पहल है, ना पूरे गांव में किसी का मतलब है, कुछ नहीं रह गया है। अब सिर्फ इस हवेली में कौन रह गई है, एक नाम मात्र को जो है बड़ी बहुरिया ही रह गई है और कोई भी नहीं बचा है। और बड़ी बहुरिया के भी अब वो ठाट बाट नहीं रहे, उनकी परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। दूसरा संवाद है, हरगोविंद ने देखी अपनी आंखों से द्रौपदी की चीरहरण लीला। अब इसका मतलब क्या था, जब बड़े भैया मर गए तो उनके देवरों ने जो है सब कुछ बांटना शुरू कर दिया, यहां तक कि बड़ी बहुरिया के शरीर पर पड़े जेवर भी उनके शरीर से नोच लिए गए। उन्होंने जो साड़ी पहनी थी उस तक को नोच कर वो लोग लेकर गए थे। तो तभी ये चीज बोली गई थी चीरहरण, बड़ी बहुरिया के ऊपर से जो साड़ी खींची गई थी। क्या दिया है, प्रस्तुत पंक्तियों में हरगोविंद उस समय का वर्णन करता है जब हवेली की रानी बड़ी बहुरिया की साड़ी तक उनके 3 देवरों ने 3 टुकड़े करके बांट लिए थे। बड़ी बहुरिया के पहने हुए गहने तक नोच कर आपस में बांट लिए थे। हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के साथ वह अन्याय होते देखा था। यह अन्याय को दर्शाने के लिए हरगोविंद ने उसकी तुलना द्रौपदी के चीरहरण लीला से की। बड़ी बहुरिया के साथ जो किया गया वह द्रौपदी के चीरहरण से कम भयानक नहीं था। मतलब जो कुछ घटित हुआ वो जैसे कि चीरहरण द्रौपदी का था वैसा ही चीरहरण था वहां पर। अब जो अगली पंक्ति है, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। अब इस पंक्ति में क्या था, पहले तो सब कुछ था खाने को, धीरे धीरे जब बड़े भैया खत्म हो गए हालत दिन पे दिन बिगड़ती गई। आज ये परिस्थितियां थी कि खाने तक को कुछ नहीं था। बड़ू बहुरिया जो है सिर्फ बथुआ का साग ही खा रही थी। तभी उन्होंने जब ये परिस्थितियां बिगड़ी तो वो अपने माँ के पास मायके में जो संदेश भिजवा रही थी उसी समय उन्होंने बोला था कि आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यहाँ है ही कौन मेरे लिए जिसके लिए मैं यहाँ रहूं या जीऊं, क्या बथुआ का साग मैं खाकर या खा खाकर कब तक यहाँ पर रहूंगी। तो क्या था, यह पंक्ति बड़ी बहुरिया तब कहती है जब वह अपनी माँ को हरगोविंद के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाने के लिए संवाद भेजती है। वह अपनी माली स्थिति से परेशान है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी खाती है उधार की खाती है। बथुआ ऐसी हरी सब्जी होती है जो खेतों तथा खाली स्थानों पे यूं ही उग आया करती है। बड़ी बहुरिया उसे खाकर ही जीवन व्यतीत करती है। अपनी माँ को अपने बुरे हाल दर्शाने के लिए वह कहती है कि बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, अर्थात अब स्थिति यह है मेरे पास खाने के लिए यही बथुआ साग बचा है। मतलब खाने के लिए अब कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो फालतू घास जैसा बथुआ हर जगह उग जाता है वही तोड़ तोड़ के वो खा रही है। आखिरी पंक्ति है, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। अब हरगोविंद संवाद लेकर तो चल दिया था, अब वो रास्ते में यही सोच रहा था कि ये संवाद वो किस मुंह से जाकर बड़ी बहुरिया के घर में सुनाएगा। बड़ी बहुरिया उसके गांव की महारानी थी, लक्ष्मी थी। अब अपने ही गांव की लक्ष्मी की बात, उनकी दुर्दशा की हालत जाकर दूसरे गांव में वो कैसे बताएगा कि किसी ने उनका ध्यान नहीं रखा। क्या था, यह पंक्ति हरगोविंद अपने मन में सोचता है। उसने बड़ी बहुरिया के वे दिन भी देखे थे जब वह हाथों में मेहंदी लगाए हुए कई लोगों का घर चलाया करती थी। उस बड़ी बहुरिया के पति के मरते ही ऐसी गति हुई कि सब देखते रह गए। देवरों ने सब हड़प लिया। अब उस बड़ी बहुरिया की दशा बहुत खराब थी। उसके दर्द भरे संवाद को सुनकर हरगोविंद कष्ट में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी बहुरिया की मां को ऐसा संवाद कैसे सुनाएगा। उसकी मां को यह सुनकर दुख नहीं होगा कि जहां बेटी को रानी बनाकर भेजा था वहां उसे एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। यह सोचकर हरगोविंद दुविधा में पड़ गया था। मतलब रानी बन के गई तो थी, लेकिन आज ये दुर्दशा थी कि एक समय का भोजन भी उसे प्राप्त नहीं था। तभी ये दुविधा में थी कि ये संवाद सुनाए ना सुनाए, सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे। इसी दुविधा में हरगोविंद सुनाता भी नहीं है। वो लौट कर आकर वापस बड़ी बहुरिया के पास बताता है कि नहीं, हमने नहीं संवाद सुनाया। अंचल शब्द से क्या तात्पर्य है, अंचल जो शब्द दिया रहता है उसका मतलब हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, अंचल शब्द से अभिप्राय है एक जिला विशेष, एक राज्य विशेष, एक क्षेत्र विशेष या एक देश विशेष। तो अंचल शब्द से तात्पर्य होता है एक क्षेत्र विशेष से। तो जैसे इसी से शब्द बनता है आंचलिक। तो आंचलिक या अंचल से तात्पर्य है जैसे कोई एक क्षेत्र है उसकी अपनी एक भाषा डेवलप हो जाए,
उसका अपना कोई कपड़ा हो, कोई डांस हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ें हैं जो उस क्षेत्र से रिलेटेड बनती जाएं, तो वो क्या कहला जाता है? आंचलिक कहलाता है। तो क्षेत्र, यहाँ पर अंचल से तात्पर्य क्या है? एक क्षेत्र विशेष, कोई चीज जगह मिलाकर जो बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ, उनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1911, 4 मार्च 1921, 5 मार्च 1911, 5 मार्च 1931। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मैला आंचल एक डैश उपन्यास है। मैला आंचल जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है, तो ये कैसा उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, जीवनी परक या आत्मकथ्यात्मक? तो ये कैसा आपका उपन्यास है? ये एक आंचलिक उपन्यास है, जिसे हमने आपको बताया था एक क्षेत्र विशेष को लेकर लिखा गया ये जो है उपन्यास है। अब ये जैसे चैप्टर हम देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे लेखक के जीवन परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताओं, उनकी रचनाओं, इन सब के बारे में है। तो जब भी कोई पाठ पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें भी पढ़नी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 4? रेणु जी ने किस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी? कौन सा आंदोलन था जिसमें वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या किसान आंदोलन? तो वो सक्रिय थे किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में, क्योंकि आज़ादी के समय की बात है, तो जाहिर सी बात है अपने देश के प्रति जो आंदोलन चल रहे थे उनमें वो सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। तो जिसमें भाग लिया वो था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, साहित्यकार का कर्तव्य केवल लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखकर कुछ बदला जा सके, यह महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? किसने ये कथन बोला था? प्रेमचंद ने, जैनेन्द्र का है, आचार्य शुक्ल का है या फणीश्वर नाथ रेणु का है? तो ये कथन है हमारा फणीश्वर नाथ रेणु जी का। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संवदिया का अर्थ क्या है? जैसे ये पाठ हमने अभी पढ़ रहे हैं, संवदिया नाम है, तो संवदिया होता क्या मतलब होता है इसका? डाकिया, संदेशवाहक, घुड़सवार या रक्षक? तो यहाँ पर क्या होता है? संदेशवाहक। संवदिया का मतलब संदेश। ये डाक लेकर नहीं जा रहा है, ये किसी से संदेश सुन के जा रहा है, और वो संदेश वैसी ही फीलिंग, जैसे अगर मान लीजिए हम कोई संदेश सुना रहे हैं, तो उस बीच में हम जहाँ हंसे हैं, जहाँ हम रोए हैं, या मान लीजिए हमारे चेहरे के हाव भावों में फर्क आया, तो सेम संदेश यानी संवदिया जो होता है वो पूरी फीलिंग, सब कुछ वैसा ही जाकर जिसको संदेश देना है उस तक वो पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोदियाइन बड़ी बहू को जली कटी क्यों सुना रही थी? जब हरगोबिंद महल में वहाँ पहुंचा था बड़ी हवेली पे, तो मोदियाइन वहाँ बैठी थी और वो बहुत ही ज़्यादा जली कटी बहू को सुना रही थी। तो क्या कारण था कि बड़ी बहू को वो चीज़ सुना रही थी? बड़ी बहू की उससे लड़ाई हुई थी, वो उससे जलती थी बिना किसी बात के अपना उधार वापस लेने के लिए। तो क्या हुआ था? बड़ी बहू ने उससे उधार वापस लिया था और वो समय पर लौटा नहीं पाई थी, तो इसीलिए मोदियाइन उनको जो है बहुत जलेकटी सुना रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, बहुरिया शब्द क्या है? बहुरिया जो शब्द है ये कैसा शब्द है? देशज है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, ये विदेशज है? तो ये शब्द कैसा है? देशज शब्द है, यानी कि हमारे देश से ही उत्पत्ति, हमारे देश की ही जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उन्हीं पर से ये शब्द निकला है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? बड़ी बहू ने हरगोबिंद को क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था उन्होंने? उसे अपनी स्थिति बतानी थी, उसे कर्ज मांगना था, उसकी शिकायत आई थी, उसके द्वारा अपने मायके संदेश भेजना था। तो क्या था? क्यों बुलाया था हरगोबिंद को? उनको अब उसके द्वारा अपने मायके में संदेश भिजवाना था, क्योंकि भाई जो हरगोबिंद था वो एक संवदिया था, तो इसलिए उसके माध्यम से संदेश पहुंचाना था। क्वेश्चन नंबर 10, रोम रोम कलपने लगा से अभिप्राय क्या है? रोम रोम कलपने का मतलब क्या होता है? अत्यंत दुखी होना,
अत्यधिक खुशी होना, अत्यधिक चिंतित होना या अत्यधिक निराश होना। तो रोम रोम कलपने से तात्पर्य है अत्यंत दुखी होना, बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक कथाकार कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय। तो जो हमारे आंचलिक कथाकार हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, क्योंकि उन्होंने अंचल विशेष यानी किसी क्षेत्र विशेष पर बहुत सारी कथाओं को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? संवदिया कहानी एक जीवंत चित्रण है। ये जो कहानी है ये किस तरह का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करती है? बाल मन के दुख और करुणा का, नारी मन के दुख और करुणा की, पुरुष के मन की दुख और करुणा की, या बुजुर्ग मन के दुख और करुणा की। तो ये कहानी प्रस्तुत कर रही है नारी मन के दुख और करुणा की, कि नारी के मन की क्या दुख है, क्या करुणा, क्या तकलीफ है, तो किस चीज का दुख है, ये सभी चीजें जो है प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? बड़ी हवेली की टूटी डेहड़ी के द्वारा लेखक ने इशारा किया है। बड़ी हवेली की टूटी डेहड़ी, डेहड़ी का मतलब होता है जो चौखट होती है, जो बना होता है बारजा टाइप का, वो टूट गया है, अब जर्जर हो चुका है। तो उसके जरिए वो क्या कहना चाहते हैं? पतनशील सामंती व्यवस्था, समाज का सांस्कृतिक पतन, समाज का वैचारिक पतन या आर्थिक पतन। तो यहां पर क्या बताया उन्होंने? आर्थिक पतन, यानी कि धन की दृष्टि से जो है वो अब वीक हो गए थे। भाई जो बड़ी हवेली के लोग थे अब वो धन उतना नहीं रहा कि उसकी मेंटेनेंस कर सकें, इसलिए वो डेहड़ी टूट गई है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? हरगोबिंद को अचरज क्यों हुआ था? क्या कारण था कि हरगोबिंद जो है वो बहुत ज्यादा उसको अचरज हो रहा था? बड़ी बहू के बुलावे से, बड़ी हवेली की टूटी डेहड़ी को देखकर, बड़ी बहू की दशा को देखकर, गांव-गांव में डाक होने के बावजूद भी संवदिया को बुलाने पे। तो जब बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को बुलाया था तो उसको बहुत अचरज हुआ कि आज जब गांव-गांव डाकघर खुल गए हैं, डाकिए डाक पहुंचा सकते हैं, तो उसको क्यों बुलाया गया है? तो इस बात का उसको अचरज हो रहा था। क्वेश्चन नंबर है 15 में क्या है? कब तक ऐसे जीऊं? किसने किससे कहा? ये बात किसने किससे कही थी? बड़ी बहू ने हरगोबिंद से कही थी, हरगोबिंद ने बड़ी बहू से कही थी, बड़ी बहू की माता जी ने बड़ी बहू से की थी, बड़ी बहू की माता जी ने हरगोबिंद से कही थी। तो ये कैस क्या है? कब तक ऐसे जीऊं? ये बात संवाद बोलते समय, जो संवाद मायके भिजवा रही थी वो बोलते, बड़ी बहू बोलते समय हरगोबिंद को बोल रही थी। तो किसने बोला था? ये बड़ी बहू ने हरगोबिंद से बोला था। क्वेश्चन नंबर है 16 में है बथुआ साग खाकर जीना संकेत करता है। उन्होंने बोला कि बथुआ साग खा खा के कब दिन कट रहे हैं, तो ये क्या चीज का संकेत करता है, क्या चीज बताता है? ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है इंसान, सजग है, आर्थिक विपन्नता है, मतलब आर्थिक तौर पर उसके पास कुछ ज्यादा नहीं बचा है, शाकाहारी है वो, आर्थिक संपन्नता है। तो कारण यहाँ पर बथुआ साग खाने से तात्पर्य लेखक का जो है वो है आर्थिक विपन्नता। कहने का मतलब है अब आर्थिक तौर पे, मतलब पैसे के तौर पे उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो जो चीज मिल रही है, जैसे बथुआ साग तो ऐसे ही खेतों में हो जाता है, तो उसको तोड़ के वही वो खा रही है। क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या है? हरगोबिंद की नजर में बड़ी बहू गांव की डैश है। हरगोबिंद की नजर में बड़ी बहू क्या है? गांव की मालकिन है, बेटी है, लक्ष्मी है या दुश्मन है? तो क्या है वो? लक्ष्मी है। हरगोबिंद की नजर में बड़ी बहू गांव की लक्ष्मी है। भाई बहू है, बहू को तो लक्ष्मी माना जाता है, तो इसी तरीके से वो पूरे गांव की लक्ष्मी है। प्रश्न संख्या है 18। कटिहार स्टेशन पर पहुंचकर हरगोबिंद को लगा कि, अब जब वो कटिहार स्टेशन पे पहुंचा तो उसको क्या लगा था? सुराज आ गया, वह रास्ता भटक गया है, वह बेकार इस झमेले में पड़ गया है, यहीं से लौट जाना चाहिए। तो जब वो कटिहार स्टेशन पे उतरा था, कम से कम 4-5 साल बाद आया था, तो स्टेशन में सब कुछ बदल चुका था। पहले उसको वहां से आगे जाने के लिए इधर उधर सवारियां ढूंढनी पड़ती थी, आजकल लोग अपने आप बुला रहे थे, हर जगह अच्छा अच्छा सब कुछ बड़ा था। तो इसका मतलब क्या था? सुराज आ गया, मतलब अच्छा शासन आ गया है, अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं शासन के आने से। तो कटिहार स्टेशन पहुंचकर हरगोबिंद को क्या लगा? सुराज
आ गया है, यानी कि चारों तरफ अच्छा शासन है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, संवदिया अपना संदेश क्यों नहीं कह पाया। वो अपना संदेश क्यों नहीं सुना पाया था, वह भूल गया था, मतलब उन्होंने जो जो संदेश बोला था वो भूल गया था। वह बड़ी बहू के भाइयों से डर गया था, इससे उसे अपने गांव की बेइज्जती लग रही थी। मतलब वो संवाद अगर सुनाता तो उसे लगता कि उसके गांव की बेइज्जती हो रही है। वह सबको गुमराह करना चाहता था। तो सही कारण क्या था, इस संवाद सुनाने में उसे अपने गांव की बेइज्जती लग रही थी कि गांव की लक्ष्मी, गांव की बड़ी बहू को ये दुर्दशा हो गई है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये संवाद वो इस कारण से नहीं सुना पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, गांव लौटकर उसने बड़ी बहू से क्या प्रार्थना की। जब हरगोविंद वापस लौट आया तो उसने गांव लौटकर बड़ी बहू से क्या कहा, वह मायके के बजाय कहीं और चली जाए। तो उसने क्या बोला कि आप मायके मत जाओ, कहीं और चले जाओ। वह गांव छोड़कर कहीं न जाए, वह हरगोविंद के घर आ जाए, वह शहर में अपने देवरों के पास चली जाए। तो हरगोविंद ने क्या बोला था कि वह गांव छोड़कर कहीं न जाए, क्योंकि हरगोविंद को लग रहा था कि अगर घर की लक्ष्मी, मतलब गांव की लक्ष्मी यहाँ से चली जाएगी तो बड़ा अशुभ होगा। तो उसने बोला था कि अब मैं आपकी देखभाल करूंगा। तो उसने क्या बोला था कि आप यहाँ छोड़कर कहीं पे भी मत जाइए। क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या है, हरगोविंद जब हवेली पहुंचा तो बड़ी बहुरिया क्या कर रही थी। जब वो पहुंचा तो बड़ी बहुरिया क्या कर रही थी, चारपाई पर बैठी थी, खाना बना रही थी, सूपे से अनाज फटक रही थी या खाना खा रही थी। तो जब वो वहां पहुंचा था तो क्या कर रही थी, वो सूपे से अनाज फटक रही थी। एक इतना बड़ा बांस का होता है जिससे अनाज फटका जाता है, वो उससे अनाज फटक रही थी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, लेखक द्वारा द्रौपदी चीरहरण का दृष्टांत क्यों सामने रखा गया है। लेखक ने द्रौपदी चीरहरण का दृष्टांत सामने रखा, तो उस दृष्टांत को उन्होंने क्यों सामने रखा। कारण, एक तस्वीर को देखकर, उन्होंने एक तस्वीर देखी थी तो वो द्रौपदी चीरहरण का रख दिया उन्होंने। बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी के टुकड़े कर, बड़ी बहुरिया के जेवर खींचकर, या खा और गा सही है। तो क्या हुआ था यहाँ पर, खा और गा ये दोनों वक्तव्य सही हैं। जब बड़े भाई साहब मर गए तो उसके बाद जो छोटे यानी बड़ी बहुरी के जो देवर थे उन्होंने हर चीज़ का बंटवारा किया। तो बड़ी बहुरी ने जो जेवर पहने थे उन्हें भी खींच लिया गया था बंटवारे के लिए, और जो उनकी बड़ी जो साड़ी थी उसके भी 3 टुकड़े कर दिए गए थे कि भाई सबको एक एक टुकड़ा मिले। तो इस सारे दृष्टांत को देखकर उन्होंने द्रौपदी चीरहरण का जो दृष्टांत सामने रखा था लेखक ने। तो यहाँ पर खा और गा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने के लिए गांव आया था। तो अब हम आते हैं मोदियाइन पे। मोदियाइन क्या चीज़ थी, क्यों ऐसा बोलती थी, तो उन्हीं से रिलेटेड ये कहानी जो है सामने रखी गई है। गुल मोहम्मद जो आगा है वो क्या बेचने आया, काबुली चने, मिठाइयाँ, कपड़ा या पान। तो गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने आया था, वो बेचने आया था कपड़ा। कपड़ा बेचता था गांव में आकर। जब वो कपड़ा बेचता था तो भाई कपड़े में तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो बड़ा उधार में वो सबको बड़े प्रेम से दे देता था। लेकिन जब वापस लेने की बात होती थी तो उनको बहुत गाली गलौज करता था, मारता था, बहुत प्रताड़ित करता था। तो गांव वालों ने एक दिन बहुत गुस्सा आया और उसका जो है क्या नाम, गुल मोहम्मद आगा की खूब पिटाई करी और करके उसे गांव से भगा दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या है, गुल मोहम्मद आगा कहां पर दुकान लगाकर बैठा करता था। कहां पर दुकान लगाकर बैठता था, बड़ी हवेली में बैठता था दुकान लगा के, मोदियाइन के ओसारे में बैठता था, गांव के बाहर बैठता था, गांव की पंचायत ऑफिस में बैठता था। तो क्या हुआ, वो मोदियाइन ने ही गुल मोहम्मद आगा को जगह दे दी थी अपने ओसारे में। ओसारे मतलब अपने आंगन टाइप में, अपने घर के आगे जो जगह होती है वहां पर उन्होंने जगह दे दी थी। इसीलिए मोदियाइन से रिलेटेड जो है लेखक ने ये बात सामने रखी थी। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या है, बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन बिता रही थी। अब उनकी भाई आर्थिक विपन्नता थी, तो इस विपन्नता में वो क्या चीज खा रही थी, सब्जी पूरी, दाल चावल, बथुआ साग या भूखे रह रही थी। तो वो क्या कर रही थी, वो बथुआ साग यानी कि जो खेतों में ऐसे ही उग जाया करता है वो खाकर आजकल दिन बिता रही थी, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे।
अब है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, बड़ी बहुरिया संवाद में कैसे मरने की बात कर रही थी। तो उन्होंने मरने की बात भी बोली, भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने बोला यहाँ से ले जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। तो वो मरना कैसे मरने की उन्होंने बात करी थी कि वो नदी में कूदकर अपनी जान देंगी, गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूबने को बोला, रेल के आगे कूदने के लिए या फांसी लगाकर मरने के लिए। तो उन्होंने कैसे बोला था, गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूबने की बात उन्होंने बोली थी कि गले में घड़ा बांध लेंगी और वो जो है पोखर यानी कि तालाब में डूब जाएंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, देवर देवरानियां किस समय गांव आते थे। भाई सब कुछ तो वो बंटवारा करके ले गए, पूरा साल ध्यान नहीं रखते थे, आते कब थे वो, किस समय गांव आते थे। अगहनही धान के समय, मतलब अगहन में जब धान कटता था उस समय आते थे, आम के मौसम में आते थे, उपरोक्त दोनों, या गर्मियों की छुट्टी में आते थे। तो सही क्या था, उपरोक्त दोनों, यानी कि जब धान कटता था तो बंटवारा पैसा लेने के लिए चले आते थे, आम के मौसम में जब आम फलता था तब वो सारे आम के पैसे लेने के लिए चले आते थे। तो यानी कि उपरोक्त दोनों। अब है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, बड़ी बहुरिया हरगोबिंद को राह खर्च के लिए कितने रुपए देती हैं। भाई पैसे नहीं थे उनके पास ज़्यादा, तो जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़े पैसे जोड़े। तो वो पैसे कितने दे रही थी हरगोबिंद को, जिसे हरगोबिंद ने मना कर दिया था कि वो नहीं लेगा, वो इंतज़ाम कर लेगा। तो कितने दिए उसने, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये। तो बड़ी बहुरिया उसको 5 रुपये दे रही थी, लेकिन हरगोबिंद ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि वो इंतज़ाम कर लेगा राह खर्च का। क्वेश्चन नंबर है 29 क्या है, हरगोबिंद जब हवेली से बाहर जाने लगता है तो बड़ी बहुरिया उसे किस दृष्टि से देख रही होती है। उसे समाज सुन लिया और अब वो जाने लगता है कि अब हम उनके मायके जाएंगे। तो कैसी नजरों से वो देख रही थी हरगोबिंद को, निनिमेष दृष्टि से, भावशून्य दृष्टि से, भरी आंखों से, या आंखें बंद करके। वो कैसी दृष्टि से देख रही थी, भाव शून्य। उस समय उनकी आंखों में किसी भी तरीके का भाव नहीं था, क्योंकि वो दुखी थी, मायके वालों पर ही आखिरी डिपेंड थी वो। तो अब उस समय उनके कोई भाव नहीं था कि पता नहीं आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, हरगोबिंद जब हवेली से बाहर जा रहा होता है तो बड़ी बहुरिया उसे क्या कहती है। जब वो बाहर जाता है, जाने लगता है, तो उस समय क्या बोलती हैं उससे, जल्दी वापस आना संवदिया, रास्ते में कुछ खा लेना संवदिया, मैं तुम्हारी राह देख रही हूं संवदिया, माँ का हाल चाल लेते आना संवदिया। तो वो क्या बोलती है, मैं तुम्हारी राह देख रही हूं। क्यों, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अब शायद उनके दिन सुधर जाएंगे। वो मायके चली जाएंगी तो मायके में अब उनके दिन सुधर जाएंगे, ये चीज़ उनको थी। इसीलिए वो चाह रही थी कि जल्दी से अच्छी खबर लेके आओ, मेरे भाई भी तुम्हारे साथ चले आएंगे और मैं तुरंत के तुरंत वहां चली जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर है 31 में क्या है, संवदिया के मामले में गांव वालों की क्या गलत धारणा थी कि कैसा व्यक्ति संवदिया हो सकता है। संवदिया को लोग कैसा मानते थे कि कैसा व्यक्ति संवदिया बन जाता है, निठल्ला, कामचोर, पेटू आदमी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या था, उपरोक्त सभी। उन गांव वालों का मानना था जो निठल्ला यानी कि जो काम धाम नहीं करता है, कामचोर होता है जिसको काम मेहनत नहीं करनी है वो व्यक्ति, और जो खाने में बहुत उस्ताद होता है ऐसा व्यक्ति ही संवदिया बन सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, हम उपरोक्त सभी पे लगाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, हरगोबिंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था। जिस गांव में रह रहे थे उस गांव का नाम क्या था, कटिहार, खगड़िया, बरौनी या जलालगढ़। तो वो जगह का नाम क्या था, जलालगढ़, जिस गांव में वो लोग रह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, मार्फत का क्या तात्पर्य है। मार्फत शब्द जो पाठ में इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब क्या होता है, माध्यम, जरिया, उपरोक्त दोनों या मस्ती करना। तो मार्फत का मतलब होता है माध्यम और जरिया दोनों ही, मतलब हम किसी के माध्यम से, जैसे यहाँ पर संवदिया के माध्यम से संवाद पहुंचाया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, वो एक जरिया हुआ संवाद पहुंचाने का। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर है 34 में क्या है, परेवा का क्या तात्पर्य होता है। परेवा शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या मतलब होता है, कबूतर, कोई तेज उड़ने वाला पक्षी, उपरोक्त दोनों या भोजन। तो यहाँ पर क्या, परेवा से तात्पर्य क्या है, कबूतर और कोई तेज उड़ने वाला पक्षी, दोनों ही।
होता था ना पहले संदेश इन कबूतर के माध्यम से पहुंचाया जाता था, या क्या कोई बहुत तेज उड़कर पक्षी जाता हो, जल्दी कोई संवाद बात को पहुंचा दे, तो वो क्या होता कहलाता था, परिवा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, अफरना। अफरना से क्या तात्पर्य, अफरना जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका क्या मतलब होता है, बहुत तेज दौड़ना, सांस का फूलना, पेट भरकर खाना, जल्दी जल्दी खाना। तो अफरने का क्या तात्पर्य है, पेट भर कर खाना। कहते ना जो संवदिया है, जो संवाद लेकर पहुंचता है तो वहां पर उसकी बहुत आवभगत होती थी, तो वो क्या होता था, उसके सामने तरह तरह के पकवान रख दिए जाते थे, तो वो खूब अफर के खाता था, अर्थात मतलब खूब पेट भर के अच्छी तरीके से खा लेता था। क्वेश्चन नंबर है 36 क्या है, दखल से क्या तात्पर्य। दखल जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है, हस्तक्षेप, अधिकार मांगना, उपरोक्त दोनों, दिखाई देना। तो दखल से हम तात्पर्य होता है हस्तक्षेप, यानी कि जिसे हम बोलेंगे इंटरफेरेंस, किसी चीज में इंटरफेरेंस करना जो बोलते हैं उसको बोलते हैं आपका दखल देना, हस्तक्षेप करना या अधिकार मांगना। तो सही यहां पर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। अब है क्वेश्चन नंबर 37 है, आगे नाथ न पीछे पगहा, मुहावरे का क्या अर्थ है। अब इसमें जो मुहावरा आंचलिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक डर जाना, घबरा जाना, जानकारी प्राप्त करना या कोई जिम्मेदारी ना होना। तो ये क्या है, इसमें क्या कि इसका मतलब होता है कोई जिम्मेदारी नहीं होना, यानी कि कोई संवदिया के ऊपर किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, अपने परिवार की भी जिम्मेदारी नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, कलेजा धड़कना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, पूछताछ ना करना, घबरा जाना, बहुत अधिक डर जाना या जानकारी प्राप्त ना करना। तो कलेजा धड़कने का तात्पर्य होता है घबरा जाना, उसको देख के तो मेरा कलेजा धड़कने लगा, इस तरीके से बात होती है ना, तो यहाँ का मतलब हम उसको देख के एकदम से घबरा गए, अरे ये क्या यहाँ पे कैसे आ गया, वो चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, खोज खबर ना लेना। इसका क्या मतलब होता है, जानकारी प्राप्त ना करना, पूछताछ ना करना, उपरोक्त दोनों या कोई जिम्मेदारी ना होना। तो ये था देवर देवरानी जो है बड़ी बहुरिया की कोई भी खोज खबर नहीं लेते थे, अर्थात उनकी जानकारी भी नहीं लेते थे और ना ही कोई पूछताछ करते थे, भाई पूरा साल वो कैसे रहती, बस 2 टाइम आते थे, अपना हिस्सा लेकर और चले जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर है 40 में क्या है, खून सूख जाना। खून सूख जाने का क्या मतलब होता है, बहुत अधिक डर जाना, पूछताछ ना करना, जानकारी प्राप्त ना करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खून सूख जाना मतलब बहुत अधिक डर जाना, जैसे हम बोला जाएगा कि एकदम से हमारे सामने शेर आ गया और हमारा तो खून का काटो तो हमारा खून नहीं, खून सूख गया, तो कहने का मतलब है हम बहुत ज्यादा डर गए थे, ये मतलब होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म यानी कि उनका बर्थ प्लेस क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल या बिहार। तो उनका बर्थ प्लेस क्या है, बिहार, वो बिहार में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 42 में क्या है, रेणु जी ने साहित्य सृजन के क्षेत्र में कब पदार्पण किया, यानी कि साहित्य यानी कि कुछ लिखने के क्षेत्र में वो कब आए, लिखना उन्होंने कब शुरू किया, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। 1950 में, 1953 में, 1955 में या 1957 में। तो उन्होंने कब शुरू किया, 1953 में साहित्य लिखने का काम उन्होंने 1953 में शुरू किया। क्वेश्चन नंबर है 43 क्या है, रेणु जी ने किन विधाओं में साहित्य कार्य संपन्न किया, यानी कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक हमने कहानी पढ़ी, तो इसी तरीके से और कौन कौन सी विधि लिखी, उन्होंने कहानी लिखी, उपन्यास लिखा, निबंध लिखा है, उपरोक्त सभी। तो उन्होंने गद्य की इन तीनों ही विधाओं यानी कि कहानी, उपन्यास, निबंध, तीनों में ही जो है लेखन कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर है 44 में क्या है, निम्न में से कौन सा रेणु जी की कहानी संग्रह नहीं है, कौन सा जो कहानी संग्रह सामने रख रहे हैं इसमें कौन सा जो है वो रेणु जी का नहीं है। ठुमरी, सॉरी हम क्वेश्चन है कहानी संग्रह है, कौन कौन से कहानी संग्रह हैं उनके,
ठुमरी, तीसरी कसम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं हम सभी लेकर आ गए, जितनी भी चीजें हैं। तो इसमें क्या है ना, हम आपके लिए सारे ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो सही जवाब हो सकते हैं, सब लेकर आए। तो यहाँ पर देखिए हम 4 लेकर आए जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप इन चारों के नाम से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे कि अगर इनमें से कोई एक भी पूछा जाए तो आपको पता है कि ये रेणु जी की कहानी संग्रह है। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी ही कहानी संग्रह रेणु जी के हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 45। रेणु जी द्वारा लिखित उपन्यास कौन से हैं? उन्होंने कौन कौन सा उपन्यास लिखा है? मैला आंचल, परती परिकथा, उपरोक्त दोनों या मारे गए गुलफाम। तो उन्होंने जो लिखी है उपन्यास वो दोनों ही हैं, मैला आंचल और परती परिकथा दोनों ही उनके उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है? रेणु जी द्वारा लिखित कौन सी कहानी पर फिल्म बन चुकी है? उन्होंने कौन सी कहानी लिखी थी जिस पर फिल्म भी बनी है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, मैला आंचल, आदिम रात्रि की महक या अग्निखोर। तो कौन सी थी? वो थी तीसरी कसम। तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम के नाम से प्रकाशित हुई थी। तो इस पर जो है फिल्म बनी भी है। हम आप देखना चाहेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो ये तीसरी कसम आपको दिखेगी भी। तो ये लिखित किसकी थी? फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47। फणीश्वर नाथ रेणु में कौन से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? अब उन्होंने कौन कौन से आंदोलन में लिखा है? जैसे अभी हमने देखा था कि उन्होंने भारत छोड़ो, लेकिन उसके अलावा और भी कई में मन लगाई। क्या है? भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन, नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन, उपरोक्त दोनों या असहयोग आंदोलन। तो उन्होंने इन दोनों ही आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, यानी कि भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन और नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन, इन दोनों में ही सक्रिय भूमिका उनकी रही है। क्वेश्चन नंबर है 48 में क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की भाषा शैली कैसी रही है? वो जो उन्होंने लेखन कार्य किया है साहित्य का, उनकी भाषा शैली कैसी रहती है? आंचलिक शब्दों से परिपूर्ण रहती है, मतलब क्षेत्र विशेष के शब्द उनकी भाषा में बहुत रहते हैं, मुहावरे रहते हैं, उपरोक्त दोनों या तत्सम बहुत शब्दों से परिपूर्ण रहती है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी ये वाली कहानी समधिया पढ़ी, तो आप इसमें देखेंगे कि आंचलिक भाषा भी काफ़ी हद तक है और दूसरे मुहावरों का इस्तेमाल भी जगह जगह काफ़ी किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? उपरोक्त दोनों ही उनकी भाषा शैली रही है। क्वेश्चन नंबर है 49 में क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु क्या है? अब वक्तव्य देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। प्रख्यात शिल्पकार हैं, मतलब फेमस जो है वो शिल्पकार हैं, प्रख्यात आलोचक हैं, प्रख्यात आंचलिक कथाकार हैं, प्रख्यात उपन्यासकार हैं। तो क्या है ये? प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, यानी कि ये प्रसिद्ध आंचलिक कहानियां लिखते हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष की कहानियां लिखते हैं, इसके लिए ये प्रख्यात हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया? फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु कब हुई? उनका देहावसान कब हुआ? स्वर्गाप्रस्थान कब हुआ? उनका देहांत कब हुआ? इस तरीके से कई प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया? फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु कब हुई? सन 1972, सन 1975, सन 1977, सन 1978। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो मृत्यु हुई वो कब हुई? सन 1977 में, 1977 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हमने अपने इस गांव में हरगोबिंद नाम का एक संदेश वाहक है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद यानी कि संदेश पहुंचाने का काम करता है। जब से गांव में डाकघर की व्यवस्था हुई है तब से गांव में किसी को भी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि जब अब डाकघर पत्रों के माध्यम से होने लगा है तो अब उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में हवेली में हरगोबिंद के लिए बुलावा आने पर वह हैरान हो जाता है तथा अनुमान लगाता है कि जरूर कोई गुप्त समाचार लेकर जाना होगा। तभी बड़ी बहुरिया ने बुलाया है। जब वह हवेली पहुंचता है तब बड़ी बहू उसे पीढ़ी देकर उस पर बैठने का संकेत देती है। अब हर जगह तो पोस्ट ऑफिस खुल चुके हैं, अब पत्रों के माध्यम से आप एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं।
ऐसी सिचुएशन में संदेशवाहक को बुलाना तो उसको हैरानी होती है। बाद में उसे लगता है कि ज़रूर कुछ जो है गुप्त बात रही होगी, इस वजह से मुझको बुलाया गया। जब वो बड़ी बहू के वहाँ हवेली पहुँचता है तो उन्हें एक पीढ़ी देती, पीढ़ी मतलब बैठने के लिए छोटा सा एक पाटा होता है, वो दिया जाता है और बोला जाता है कि उस पर बैठ जाओ, तो वो बैठ जाता है। बड़ी हवेली की अतीत और वर्तमान की स्थिति, जब वो वहाँ पहुँचता है तो जो अभी की स्थिति है वो देखता है, और उसे जब पहले की स्थिति याद आती है तो वो किस तरीके से बताता है। बड़ी हवेली ये एक समय में बहुत समृद्धशाली थी, यानी कि बहुत ही पैसा, रईसी, सब कुछ वहाँ पे संपन्न था, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियां, मजदूरों आदि की भीड़ लगी रहती थी। किंतु आज स्थिति पूर्णतः विपरीत थी। बहू को स्वयं अनाज फटकना पड़ रहा था। कभी ऐसा भी समय था कि जब घर के नौकर नौकरानी, जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, तथा बड़ी बहू के हाथों की मेहंदी लगाकर गांव की नाइन अपने परिवार को पालती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पे बहुत सारे नौकर मजदूर काम किया करते थे, और जो नाइन होती है ना, वो सिर्फ मेहंदी लगा के बड़ी बहू के अपने पूरे घर को पाल लेती थी। मतलब मेहंदी के लिए उसको इतने पैसे मिलते थे कि उसका घर चल जाया करता था। बड़े भाई की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया, और बंटवारे में मानवीय संबंधों की मर्यादा का ख्याल भी न रखते हुए उन्होंने बड़ी बहू की बनारसी साड़ी को भी 3 हिस्सों में बांट लिया तथा अब गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए हैं। उसके बाद बड़ी हवेली में वह अकेली रह गई हैं। तो क्या हुआ, ये सब कुछ थी तब जब बड़ी बहू के हस्बैंड यानी कि जो बड़े भाई थे वो जिंदा थे। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई सब कुछ बदलने लगा। ये सारी रईसियत जो भाई थे उन्होंने बंटवारा कर लिया। बंटवारे में यहाँ भी बड़ी बहू ने जो बनारसी साड़ी पहनी थी उस तक को उतरवा को उसको 3 हिस्सों में बांट लिया, सारे जेवर बांट लिए, सब कुछ करके ले जाके वो गाँव में, वहाँ शहर में जाके बस गए, और इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ बड़ी बहू रह गई। तो यहाँ पर अब उनकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, जो भी हम आगे पार्ट में देखेंगे। बड़ी बहू की दयनीय स्थिति, अब क्या थी दयनीय स्थिति उनकी, हवेली में कोई कमाने वाला नहीं था। बथुए के साग जैसी सामान्य वस्तु उनके पेट भरने का एकमात्र साधन रह गई थी। इस तरह हवेली की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि बड़ी बहू को कोई उधार तक नहीं देता था। जिस समय हरगोबिंद हवेली पहुंचा उसी समय गांव की मोदियाइन बुढ़िया अपने उधार के पैसे वसूलने के लिए आई हुई थी तथा वह बड़ी बहू को तरह तरह की कड़वी बातें सुना रही थी, परंतु बड़ी बहुरिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। हरगोबिंद द्वारा उसे काबुली कायदा नाम से पुकारने पर वह उसे गालियां देती हुई वहां से चली जाती है। तो अब क्या है, बड़ी बहू की जो हालत थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। वो बथुए का साग उबाल उबाल के उसी को खा रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना पीना भी अच्छे से कर पाती, ये स्थिति थी। और जब वहाँ पर हरगोबिंद पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पे जो मोदियाइन थी, एक जो गांव की एक लेडी थी, संपन्न लेडी, वो वहाँ पर थी बुढ़िया, वो अपने उधार के उनसे उधार लिया होगा बड़ी बहू ने, तो उनके पैसे वापस मांगने के लिए वो उनको तरह तरह की बातें सुना रही थी। ये चीज़ हरगोबिंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हरगोबिंद जो है उसको जो है काबुली कायदा कहकर बुला लेता है। काबुली कायदे की कहानी पे भी हम आगे समझेंगे। तो जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो मोदियाइन उन्हें गाली देते हुए चली जाती है। अब काबुली कायदा कौन था, एक कपड़ा बेचने वाला व्यापारी था। वो व्यापारी जो है ना, पहले शुरू में कपड़ा बेचने के लिए लोगों से बहुत मीठी 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 बातें करता होता है। तो इस व्यक्ति को अपना सामान बेचने के लिए जो मोदियाइन थी उन्होंने अपना ही ओसरा, मतलब अपना ही आंगन दे दिया था, वहीं पे बैठ के वो कपड़े बेचा करता था। पहले क्या करता था, वो लोगों को कपड़े उधार में बेचता था। उधार में बेचने के लिए खूब मीठी मीठी बातें करता, ले लो पैसे बाद में दे देना। और जब पैसे लेने की बात आता था तो लोगों को बहुत मारता था, चिल्लाता था, गालियां देता था, बहुत बुरा व्यवहार करता था। तो एक बार क्या हुआ, गांव के सब लोग जिन्होंने उधार लिया था बहुत गुस्से में आ गए उसके व्यवहार से और उसको मार पीट के गांव से भगा दिया। तब से ये काबुली कायदे वाले के नाम से जो है मोदियाइन चिढ़ने लगी थी, क्योंकि वो उसी के आंगन में बैठ के लगाता था। बड़ी बहू द्वारा अपने संदेश हरगोबिंद को बताना। अब बड़ी बहू ने अपना संदेश बताने के लिए हरगोबिंद को बुलाया था। अब वो अपना संदेश बताती हैं। क्या होता है, बड़ी बहू हरगोबिंद से अपना संदेश अपनी माँ के पास पहुंचाने के लिए कहती हैं। वह हरगोबिंद को संदेश देते हुए कहती हैं कि उनकी माँ से कहना। अब ध्यान से देखिएगा कि वो क्या बोल रही हैं।
वह भाई भाभीियों को की नौकरी ही करके पेट पाल लेंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेंगी, लेकिन अब वह यहाँ नहीं रह सकती हैं और यदि वे उसे यहाँ से नहीं ले जाएंगी तो वह किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे यानी कि तालाब में डूब मरेंगी। बथुआ साग खाकर वह कब तक जिए। देवर देवरानी भी धान काटने के समय शहर से 10-15 दिन के लिए आ जाते हैं और कर्ज की ढेरी लगा कर जाते समय 2-2 मन चावल चूड़ा भी ले जाते हैं। उसके बाद आम के मौसम में दोबारा आ जाते हैं और कच्चे पक्के आम तोड़कर बोरियों में बंद करके ले जाते हैं। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर हरगोविंद को बहुत दुख हुआ। बड़ी बहू राह खर्च के लिए उसे आंचल से 5 रुपए का नोट निकाल कर देती है, परंतु हरगोविंद लेने से मना करके स्वयं इंतजाम करने की बात कह के वहां से चला जाता है। अब उन्होंने संदेश पहुंचाने के लिए बुलाया था अपनी मायके, यानी कि अपनी माँ को वो संदेश भेज रही थी कि जो है वो अपने भाई भाभीियों की नौकरानी बन के रहेंगी, जूठन खा लेंगी, बच्चों का एक कोने में पड़ेंगी, लेकिन यहाँ से उनको ले जाओ। अगर वो यहाँ से नहीं ले गए तो किसी दिन वो अपने आप को ख़त्म कर लेंगी, क्योंकि वो बथुआ साग खा के नहीं जीवित रह सकती हैं। फिर वो देवर देवरानी के बारे में बताती हैं कि किस तरीके से साल में वो 2 बार आते हैं। एक बार आते हैं तो वो खूब सारा कर्जा लगा के चले जाते हैं जब धान की खेती होती है, और चूड़ा चावल भी ले जाते हैं, हमको मिलता कुछ नहीं है। फिर आम के टाइम आते हैं, फिर आम भर के ले जाते हैं, मगर वो कर्जे में बनी रह जाती हैं। तो इस तरीके से वो बहुत दुखित थी। ये कहते कहते उनके आंसू आ जाते हैं। हरगोविंद को भी बहुत बुरा लगता है, भाई बड़ी हवेली की बहू इतना परेशान है। तो वो अब जो संदेश वाहक को भेजना पड़ता है ना, तो उसको राह का खर्च देना पड़ता है, मतलब आने जाने का किराया देना पड़ता है, साथ ही वो रास्ते में कुछ खाए इसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से 5 रुपए जोड़े होते हैं, तो वो आंचल में उनके बंधे होते हैं, खोल के वो हरगोविंद को देने लगती हैं कि लो। तो हरगोविंद मना कर देता है कि वो अपना इंतज़ाम खुद कर लेगा, उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे बड़ी बहू की हालत देखकर बड़ा ही अफसोस हो रहा था। हरगोविंद द्वारा बिहपुर की यात्रा करना। अब वो कहाँ जा रहा था? बड़ी बहू की मायके जा रहा था। तो अब रास्ते में उसके साथ क्या कैसे कैसे क्या हुआ, क्या क्या वो सोच रहा था, सभी कुछ। हरगोविंद अत्यंत दुखी मन से थाना बिहपुर के लिए निकल पड़ा। वह अपने पास रखे पैसों से बिहनपुर के लिए टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठ गया। बड़ी बहू के संवादों को ज्यों का त्यों याद करने की कोशिश करते समय उसकी आंखों के सामने बड़ी बहू का करुणा चेहरा बार बार घूमने लगा। तो अब उनका मायका कहाँ था? बिहपुर में। तो वो वहां पर रेलगाड़ी में बैठ जाता है और उनके सारे संवादों, क्योंकि जो का त्यों सुनाना है तो उसे बार बार याद करना है, और जब वो याद कर रहा था तो बड़ी बहू का चेहरा किस तरीके से करुणा भरा था वो उसे बार बार याद आ रहा था। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने बिहनपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ी। इस बार उसे गाड़ी पकड़ने में परेशानी नहीं हुई, क्योंकि स्टेशन पर लगे भोपू यानी कि लाउड स्पीकर से घोषणा की जा रही थी। पहले कई बार तो गाड़ी का स्थान पता ना होने पर ही उसकी गाड़ी छूट जाती थी। वह 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी में थाना बिहपुर जाने के लिए बैठ जाता है। जब वो कटिहार स्टेशन पहुंचता है तो अब वहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ गए। पहले इस तरीके से जैसे हम लोग अभी ट्रेन में जाते होते हैं, अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, हम लोग को पता चल जाता है। पहले क्या होता था, पता ही नहीं चलता था। ट्रेन रेलगाड़ी खोजने के चक्कर में उसकी रेलगाड़ी कई बार जो है छूट जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब वो वहाँ गया तो वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था, तो उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं। उसका 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर उसकी गाड़ी लगी थी, वो गया और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है गाड़ी में। हरगोविंद को संदेश सुनाने की चिंता सताना। अब उसने जो संदेश बड़ी बहू ने सुनाया था, अब उसको जस का तस सुनाना था। अब उसको ये टेंशन हो रही थी, ये कैसे सुनाएं, क्योंकि संदेश ही ऐसा दुख भरा था कि सुनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो क्या थाना बिहनपुर स्टेशन पर उतरकर वह गांव की ओर चलना शुरू करता है, किंतु उसके पैर गांव की ओर बढ़ नहीं रहे थे। वह बार बार बड़ी बहू के बारे में सोचता है कि वह तो गांव की लक्ष्मी है। उनके गांव छोड़कर जाने के बाद गांव में क्या बचेगा? वह कैसे उनकी मां से कहेगा कि बड़ी बहू बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही हैं? अतः उसे यही चिंता सता रही थी कि वह किस मुंह से बड़ी बहू का संदेश उनके मायके में सुनाएगा। उसके गांव पहुंचते ही चर्चा होने लगी कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, जरूर किसी का संदेश लेकर आया है। गांव पहुंचकर वह बड़ी बहू के भाई से मिलता है। वह उससे अपनी दीदी की कुशलक्षेम पूछता है। अब जब वो गांव बिहनपुर स्टेशन पे पहुंचता है और गांव की तरफ बढ़ता है, तो गांव की तरफ वो बढ़ ही नहीं पा रहा था।
उसको बड़ी चिंता हो रही थी कि वो किस तरीके से ये संदेश सुनाएगा भाई, कैसे सुनाएगा ये संदेश, इतना तकलीफ भरा कैसे बताएगा कि वो घर इस गांव की लक्ष्मी और बथुआ साग खा के वो जीवित रह रही हैं, अगर वो इस गांव से चली जाएंगी तो किस तरीके से ये गांव आगे बढ़ेगा, वहाँ तो कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि वो तो इस घर की बहू, गांव की बहू है। तो बड़ा वो मतलब परेशान होकर सोचता हुआ पहुँचता है। जब वो वहाँ गांव पहुँचता है तो सब वो बोलते हैं जलालगढ़ से संबंधी आया, जरूर कोई संदेश लेकर आया। तो सीधे जाता है, उनके भाइयों से मिलता है। भाई पूछते हैं कि भाई दीदी कैसी है। तो जैसे भाई हमारे यहाँ से भी कोई जाएगा तो सीधे ही पूछाएगा कि भाई कौन वहाँ पे सब लोग कैसे हैं। तो वैसे ही उनके भाइयों ने पूछा कि भाई दीदी कैसी है हमारी। अब हरगोविंद तथा बड़ी बहू की माँ का वार्तालाप। अब उसको सारा संदेश किसको सुनाना था, माँ को सुनाना था। अब उन दोनों के बीच वार्तालाप, बातचीत होती है। क्या होता है, हरगोविंद को घर के आंगन में भीतर बुलाया जाता है। बड़ी बहू की माँ उससे पूछती है वह क्या समाचार लेकर आया है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। बड़ी बहू का संवाद और उसके आंसू सब याद आते हैं, लेकिन उसकी संवाद कहने की हिम्मत नहीं होती। वह बहाना बना देता है कि वह कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा आपके दर्शन करता चलूं। माँ जब अपनी बेटी का हाल चाल पूछती है तो हरगोविंद बड़ी बहू की वेदना भरे संदेश व उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन नहीं कर पाता और झूठ बोलता है कि बड़ी बहू ने कहा है कि वह दशहरे की छुट्टियों में गंगा जी के मेले में आकर आपसे मिलने आएंगी। बूढ़ी माँ कोई संदेश ना पाकर दुखी होती है और कहती है अब उसे यहीं आकर रहना चाहिए, वहां बचा ही क्या है। जायजा चली गई, देवर शहर चले गए और कोई उसकी खोज खबर भी नहीं लेता। अब क्या होता है, जब उसकी माँ से मिलता है तो माँ पूछती हैं भाई कैसा है क्या है, लेकिन अब हरगोविंद को तो टेंशन कि भाई ऐसा संदेश अपनी माँ को सुनाए, उसकी माँ को सुनाए तो सुनाए कैसे। वो बड़ी दुविधा में था। माँ आती हैं, पूछती हैं कि भाई कैसा, तो वो बहाना, अब यहाँ पर वो संवाद नहीं बोलता, वो झूठ बोल देता है कि मैं यहाँ कोई संदेश लेकर नहीं आया, मैं पास के गांव में आया था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। तो वो अपनी बेटी का हाल पूछती हैं। तो अब भाई बेटी ने जो संदेश भेजा वो कहना मुश्किल, तो वो क्या झूठ बोल देता है कि उन्होंने बोला है कि अगले साल जो गंगा दशहरा मेला होगा तो वो वहीं पे आके आपसे मिलेंगी। अब माँ को जब बेटी का संदेश नहीं मिलता तो वो दुखित हो जाती हैं। तो भाई वो बाद में बोलती है कि भाई अब वहाँ बचा ही क्या है, पति है नहीं, जायदाद चली गई, सब है नहीं, अकेली रह रही है इतनी बड़ी, तो उसको यहीं आकर रहना चाहिए, यहाँ हमारे पास आकर रह जाए। अब ये तो वो खुद बड़ी बहू भी यही चाहती थी, माँ भी यही चाहती थी, लेकिन ये कंडीशन ऐसी थी कि इतनी तकलीफ के साथ मायके पहुँचना थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो वो चीज़ वो नहीं बताना चाह रहा था हरगोविंद। इस पर हरगोविंद पुनः झूठ बोलते हुए सांत्वना देता है। अब वो जब उन्होंने बोला कि यहाँ के रहना चाहिए तो वो हरगोविंद फिर से झूठ बोलता है। क्या बोलता है कि देवर लोग हर बार आकर उन्हें ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माँ अपने हाथों से उसे भोजन देती है, लेकिन भोजन करते समय उसकी आंखों के सामने बड़ी बहू का चेहरा घूमने लगता है, जिससे वह भोजन भी नहीं कर पाता। रात के भोजन के समय भी उसकी वही स्थिति थी और उसे बड़ी बहू के संवाद याद आने लगते हैं। अब हरगोविंद जब बड़ी बहू की माँ बोलती है कि यहाँ आके रहना चाहिए, तो हरगोविंद इस पर फिर झूठ बोलता है कि भाई जो देवर आते हैं वो बार बार उन्हें ले चलने की जिनकी चलिए शहर चल के रहिए, शहर चल के रहिए, लेकिन वो नहीं जाती है। ये इस तरह बोल देता है। फिर माँ खाना परोसती हैं, दोपहर पहुँच जाता है, खाना परोसती हैं, तो वो खाना नहीं खा पाता। क्यों? क्योंकि अब उसे सब याद आ रहा है बड़ी बहू की, वो बथुआ साग खा के रह रही है, इतना उनका चेहरा था, खाना नहीं। यही स्थिति उसकी रात में भी रहती है और रात में भी वो खाना नहीं खा पाता है। हरगोविंद के मन में अंतर्द्वंद का चलना। अब हरगोविंद के मन में बहुत उठापटक चले, जिस काम से आया वो काम नहीं कर पा रहा है। अब तो अगर नहीं कर रहा है तो वो अपने काम से बेईमानी कर रहा है। तो मतलब बहुत तरीके उसके मन में ये सारी चीजें चल रही थी। क्या क्या चल रही थी? हरगोविंद को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा कि वह क्या करने आया था और क्या कर बैठा। वो संदेश देने आया था, लेकिन यहाँ तो उसने बहुत सारा झूठ बोल दिया। अब उसने झूठ क्यों बोला? वह फैसला लेता है कि सुबह उठकर वह सही अर्थात जो बड़ी बहू ने उससे कहा था वही संवाद माँ को सुना देगा। अब उसे लगता कि मैं जो काम करने आया नहीं कि तू सुबह उठ के मैं सारी बात सच सच बता दूंगा जो मैं क्यों आया था यहाँ पर। रात भर उसे उसके सामने सिसकती हुई और आंसू पोंछती हुई उसकी बड़ी बहू दिखाई देती रही। वह सुबह उठकर संवाद सुनाने के लिए माँ के पास जाता है, किंतु कुछ कह नहीं पाता। माँ के पूछने पर वह वापस जाने की इच्छा प्रकट करके जाना चाहता है और दशहरे पर बड़ी बहू के साथ आने की बात कहता है।
चलते समय बूढ़ी माँ अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा बासमती धान का चूड़ा एक पोटली में बांधकर उसे देती है। बड़ी बहू के भाई उससे जाते समय राह खर्च की बात पूछते हैं तो वह आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है कहकर वहां से चला जाता है। अब क्या सुबह उस जाके हम बता देंगे, लेकिन जब माँ के पास पहुंचता है तो वो फिर कुछ नहीं कह पाता, फिर वो चुप हो जाता है, क्योंकि भाई संवाद ऐसा था कि वो बोल नहीं पा रहा था, तो सुबह भी कुछ नहीं बोल पाता। तो अब जो है माँ उनसे बोलती है कि ये जो है ये चूड़ा देती है बासमती का कि अपनी बेटी को दे देना। तो बोलती है कि अगले साल हम जो है गंगा दशहरा पे बड़ी बहू को लेकर आएंगे और आपसे मिलेंगे आके जाते समय। और भाई जो होते हैं वो राह खर्च देने के लिए बोलते हैं, भाई रास्ते में फिर वापस जाते समय टिकट है, खाना पीना है, तमाम कई चीज़ें खर्चे होते हैं। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, हाँ आपकी दुआ से हमारे पास सब कुछ है, जबकि उसके पास होता नहीं है, ना उसने बड़ी बहू से लिया था, ना इधर से वापसी भाई से लिया। तो वो चल देता है वहां से खाली हाथ। हरगोविंद की वापसी की पैदल यात्रा। अब उसके पास पैसा नहीं था टिकट लेने का, तो अब क्या करने पड़ेगा, उसको पैदल वापस घर आना पड़ेगा। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने देखा कि उसके पास जितने पैसे हैं उतने में वह कटिहार तक का ही टिकट खरीद सकता है, यानी कि वो वहां से कटिहार ही पहुंच सकता है। अतः वह कटिहार पहुंचकर जलालगढ़ जाने के लिए हनुमान जी भगवान का नाम लेकर पैदल ही चलना आरंभ कर देता है। मतलब ट्रेन से वो कटिहार तक आता है, फिर कटिहार से जलालगढ़ जाने के लिए वो पैदल रास्ता तय करता है। भूख लगने पर जगह जगह रुककर पानी पीता है। उसने ये सूंघ कर जान लिया था कि इस पोटली में बड़ी बहुरिया के लिए बासमती धान का चूड़ा है। भाई बासमती का जो चूड़ा होता है वो बहुत महकता है, तो उसे पता था, किंतु बासमती चावल के चूड़े की पोटली में से वह कुछ नहीं खाता, क्योंकि यह एक माँ की उसकी बेटी के लिए सौगात यानी कि उपहार थी। 18 कोस पैदल चढ़कर वह हवेली के समीप आता है तो वह अपनी सुध बुध खो बैठता है और उसे अपना गांव भी अनजान लगने लगता है। अब क्या है, वो पैदल रास्ता तय करता है, 18 कोस पैदल रास्ता तय करता है। रास्ते में जब उसे भूख लगती है, उसके हाथ में बासमती चावल की पोटली थी, वो जानता है, सूंघ के पहचान, लेकिन उसमें से कुछ नहीं खाता। क्यों? क्योंकि तो उसकी बड़ी बहुरिया की माँ ने उनको गिफ्ट के रूप में दिया था, तो वो नहीं लेता। चलते चलते वो अब इतना खाया पिया नहीं। अब जब वो वहां पहुंचा तब तक इतना चल चुका था कि जैसे ही गांव के पास पहुंचता है तो अपनी सुध बुध यानी कि वो बेहोश हो जाता, बेहोशी की हालत में वो अपने गांव पहुंचता है। बड़ी बहू से हरगोविंद का वार्तालाप। अब जब अपनी उनकी माँ से मिलके आता है तो बड़ी बहू के पास पहुंचता है। अब क्या होता है दोनों के बीच बातचीत। हरगोविंद थकान के कारण बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह सम को बिछावन पर लेटा हुआ पाता है। बेहोश हो गया तो जब उसको होश आता है तो एक बिछौना पड़ा होता है, उसके ऊपर वो लेटा हुआ अपने आप को पाता है। होश आते हुए बड़ी बहू के पांव पकड़ पकड़ कर उनसे उनका संदेश ना दे पाने के लिए क्षमा मांगता है। वो संदेश नहीं दे पाया था तो वो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है बड़ी बहू के पैर पकड़ के। वह उनसे प्रार्थना करता है कि वह गांव छोड़कर ना जाए। वह बड़ी बहू को स्वयं की वह गांव की मां समान बतलाकर उनकी सेवा करने का निर्णय लेता है। बड़ी बहू गर्म दूध में चूड़ा मसलती हुई अपने में संवाद भेजने पर स्वयं लज्जित महसूस करते हुए अपनी गलती पर पछता रही होती है। अब क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट करता है कि आप गांव छोड़कर नहीं जाइए, आप जो है इस गांव की माँ है, मेरी माँ है, आज से मैं आपके लिए सेवा, क्योंकि उनके तो कोई देखभाल करने वाला था नहीं, कोई कमा के लाने वाला नहीं था, उनकी कोई देखभाल, पैसे कहाँ, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कहता है अब मैं आपकी देखभाल करूँगा, बस आप गाँव छोड़ के नहीं जाओ। अब जो उनकी माँ ने जो बासमती चूड़ा भेजा था वो चूड़ा दूध में, गर्म दूध में मसल रही होती हैं और वो सोच रही होती हैं कि मैंने जो ये संवाद अपने गांव अपनी माँ के यहाँ भेजा था ये बहुत गलत किया था। अपनी तकलीफ़ों को अपने वहाँ तक भेजने के लिए वो अपने आप को खुद शर्मिंदा महसूस कर रही होती हैं। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी खत्म होती है। तो किस तरीके से एक जो संवदिया होता है, कितनी कितनी इमोशनल फेसेस से वो होकर गुजरा, एक बड़ी बहू की तकलीफ़ों को इस पार्ट के अंदर हमने देखा, लोगों के संवेदनहीनता को देखा, उसके देवर कितने संवेदनहीन थे, बड़ी बहू को अपनी भाभी की स्थिति को नहीं समझ पाए। बहुत सारे हमने यहाँ पर भावों को देखा और समझा। अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बड़े भैया के बाद बड़ी हवेली नाम मात्र की हवेली क्यों रह गई थी? भाई जब तक बड़े भाई थे तो वहां पे नौकर, नौकरानी, मजदूर सब कुछ लगे रहते थे, बड़ी बहू को कुछ काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उनके भाइयों ने रूप बदल लिया। शरीर पर पहने हुई बड़ी बहू की साड़ी को उतार तक कर उन्होंने 3 टुकड़ों में बांट लिया।
जेवर तक उनके खींच खींच के उनके बदन से उतार लिए, हर एक चीज का बंटवारा कर लिया, मगर भाई के जाने के बाद भाभी की देखभाल के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सारी जायदाद चली गई, सब कुछ, उनकी जो जमीन थी उस पर गांव वालों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से जो एक बड़ी हवेली थी, अब वो सिर्फ नाम मात्र की हवेली, क्योंकि उसके अंदर अब वो शान शौकत नहीं रह गई थी। तो उसको लिखेंगे कैसे, देखिए। किसी समय बड़ी हवेली में नौकर नौकरानियां, मजदूरों तथा लोगों की भीड़ हुआ करती थी, किंतु आज तो अनाज भी बड़ी बहू को स्वयं अपने हाथों से फटकना पड़ रहा था। कभी वे एक दिन भी थे कि बड़ी बहू के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए नाइन अपने परिवार को पाल लेती थी। खाली मेहंदी लगाकर क्या करती थी, पूरा पूरा परिवार का पेट पल जाता था, इतने पैसे उस नाइन को मिल जाते थे। लेकिन बड़े भाई के मरने के बाद हवेली की शान, शौकत, समृद्धि आदि सब जाती रही। तीनों भाइयों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उसकी जमीन पर रैयतों यानी प्रजा यानी बाकी जो लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया और तीनों भाई शहर में जाकर रहने लगे। बड़ी बहू अकेली हवेली में रह गई। उसके देवरों ने उसके जेवर तथा बनारसी साड़ी का भी बंटवारा कर लिया। इसके बाद बड़ी हवेली की स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि देवरों ने हवेली तथा अपनी भाभी की खैर खबर तक नहीं ली। इसी कारण बड़ी हवेली नाम मात्र की हवेली रह गई। तो किस तरीके से वहां पे सारी शान शौकत खत्म हो चुकी थी, अब एक तरीके से निर्जनता ने वहां पे वास कर लिया था। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। गुल मोहम्मद आगा कौन था, उसके व्यवहार का वर्णन कीजिए। यहाँ पे काबुली कायदा याद है ना, वो वही व्यक्ति, उसका नाम था गुल मोहम्मद आगा, जो हमने कहानी आपको सुनाई थी, ये उसी की। अब बताना है वो कौन था। तो क्या है, गुल मोहम्मद आगा गांव में उधार कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति था। वह गांव की मोदियाइन के ओसारे मतलब आंगन यानी बरामदे में कपड़े की दुकान लगा बैठता था। जब उसे किसी को कपड़ा बेचना होता तो वो बहुत मीठे शब्दों का प्रयोग करता ताकि उसका कपड़ा बिक जाए, किंतु वसूल करते समय बदतमीजी करते हुए अपशब्दों का प्रयोग करता था। मतलब पहले जब उसको अपना कपड़ा बेचना है फ्री में तो बहुत मीठी 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 बातें करता, लेकिन जब उसे पैसे लेने होते तो बहुत ही ज्यादा गाली गलौज बदतमीजी से बात करता था। साथ ही वह दोगुने पैसे वसूलता, मतलब जितने का कपड़ा था उससे दोगुना पैसा लेता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक बार कई उधार लेने वाले लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद वह कभी गांव में वापस नहीं आया। मोदियाइन भी उसके नाम से चिढ़ने लगी थी। तो यहां पर वो भी जो है मोदियाइन के ओसरे में बैठता था, तो वो भी उस चीज से चिढ़ता था। तो ये था गुल मोहम्मद आगा और उसके कृत्य क्या था। प्रश्न संख्या 3 है। कटिहार जंक्शन पहुंचकर हरगोविंद को यह क्यों महसूस हुआ कि सचमुच सुराज आ गया है। उसको क्यों लगा कि सुराज का मतलब अच्छा शासन, सुव्यवस्थित शासन आ गया है। तो जैसे हमने बताया था पहले उसकी ट्रेन छूट जाती थी, अब वहां पर सब कुछ व्यवस्थित तौर पर हो गया था। तो वो पूरे को आप यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर हरगोविंद ने देखा कि 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर दूसरी गाड़ी लेने के लिए किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि दूसरी गाड़ी के स्टेशन पर आते ही भोपू यानी लाउड स्पीकर से आवाज अपने आप निकलने लगी, यानी कि अनाउंसमेंट होने लगता था। थाना बिहरपुर, खड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। तो उसको बिहरपुर जाना था, तो जैसे ही उतरा उसको पता चल गया कि उसकी गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, गाड़ी लगी हुई है। इससे पहले वह जब कटिहार आया था तो यह पूछताछ करने में कि किस गाड़ी में चढ़े, किधर जाए के चक्कर में कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई थी। इस बार स्टेशन पर आकर मिली सुविधा से वह प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि सचमुच सुराज हुआ है। तो ये सारी व्यवस्था देखकर उसे लगा कि हाँ, बहुत ही अच्छा व्यवस्था करी हुई है सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या पूछ रहे हैं 4 में, बड़ी बहुरिया का संदेश देने में हरगोविंद ने क्या क्या शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे और क्यों, पाठ के आधार पर बताइए। अब बड़ी बहुरिया ने जो संदेश दिया वो उसको जलालगढ़ से ले जाकर बेहंगपुर जाकर उसके मायके में देना था। इस बीच उसे बहुत सारे शारीरिक कष्ट भी हुए और बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट भी। क्योंकि मानसिक कष्ट क्यों हो रहे थे उसको, क्योंकि वो संदेश ऐसा था, गांव की बहू थी, उसका संदेश जाकर उसके मायके ऐसा संदेश देना,
इसलिए वो बहुत ही मानसिक रूप से परेशान था कि कैसे बोलेगा, क्या कहेगा, साथ में बड़ी बहू चली जाएंगी तो कितनी दिक्कत आएगी, ये सब चीज़ें से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। शारीरिक कष्ट किस लिए था, क्योंकि जब वो वापस लौटने पर लगा तो उसके पास पैसे नहीं थे, वो खाली कटिहार तक ट्रेन से आया, फिर उसके बाद उसे 18 कोस पैदल चल के अपने गाँव पहुँचना पड़ा। वो भूखा रहा, पैदल चला, अंत में वो बेहोश भी हो जाता है। इतने सारे उसको मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट सहने पड़े, तो इसको आप कैसे दोगे? देखिए कैसे लिखेंगे हम। बड़ी बहुरिया का संदेश देने में हरगोविंद ने निम्नलिखित शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन किए। क्या था? पहला, स्टेशन पर पहुंचते ही हरगोविंद का मन भारी हो गया। एक ओर वह बड़ी बहू के दुख से दुखी था, वहीं दूसरी ओर उसे अपने गांव की इज्जत की भी चिंता थी। बड़ी बहू को तकलीफ थी, उसे इस बात की भी चिंता थी, और दूसरा क्या चीज था कि उसे ये लग रहा था कि बड़ी बहू चली जाएंगी, वो घर की भाई गांव की लक्ष्मी है, वो चली जाएंगी, तो ये चिंता उसको सता रही थी। यदि वह बड़ी बहू उस संदेश को अपने परिवार वालों को सुनाता है तो वह अपने गांव वापसी चली जाएंगी और हरगोविंद के गांव में की बदनामी होगी। इस प्रकार वह मानसिक उलझन में फंसा हुआ था कि देखो, उसका जो काम था संदेश सुनाना, अगर वो अपना वो काम करता है तो बड़ी बहू चली जाएंगी और गांव की बदनामी होगी, और दूसरा अगर नहीं सुनाता है तो वो अपने काम के प्रति वफादार नहीं है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा उसके मन में जो है उधेड़ गुण चल रही थी। दूसरा, अब उसको शारीरिक कष्ट क्या हुआ? कटिहार स्टेशन से जलालगढ़ तक वह 20 कोस पैदल चलकर आया, जिस कारण वह शारीरिक रूप से इतना अधिक थक चुका था कि अर्धचेतना अवस्था यानी कि बेहोशी में पहुंच गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस जगह पहुंच गया है। मतलब वो बेहोशी की कंडीशन में इतना ज्यादा भूखा प्यासा चला कि उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, क्या कर रहा है। वो इस उलझन में फंसा हुआ था। अतः हरगोविंद को कई तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करने पड़े। यह सब उसे अपने गांव की बड़ी बहू के लिए किया, क्योंकि वह उनका आदर करता था। तो बड़ी बहू, जिनका भाई बड़ी बहू मतलब गांव की बहू, उनको इतना सम्मान करता था, इसलिए अगर इतने मानसिक और शारीरिक कष्ट उसे सहने पड़े तो उसे इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से आप लिख दोगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है इसका क्विक रिवीजन हमने खत्म किया। तो ये जो क्विक रिवीजन आपको वन शॉट रिवीजन कराए जा रहे हैं, ये सिर्फ हिंदी में नहीं, आपके सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। तो अब मान लीजिए हम हिंदी में अभी और भी आपके चैप्टर रिवीजन वन शॉट लेकर आएंगे, तो ये सब आपको मिलेंगे कहाँ पे? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स। अब आप गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन। जैसे आप उसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज अपेयर होगा, वहाँ पर लिखा होगा ऐसे CBSE इंग्लिश मीडियम। आप इसे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए वन शॉट रिवीजन आ जाएंगे। आप इसे क्लिक करो, जैसे इसे आपने क्लिक किया आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे लिखा है क्लास 12th, इसे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया आपके सामने देखिए पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखिए इसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं, देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट हैं। तो अब आपको हिंदी में ही रिवीजन करना है, तो अब आप यहाँ क्या करोगे, हिंदी सर्च करोगे। यहाँ देखो हिंदी फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन है। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने बुक्स आ जाएंगी। बुक्स को जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो जो चैप्टर आपके एग्जाम या टेस्ट में आ रहे हैं आप उसको क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी रिविजन को कंप्लीट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी एग्जाम या टेस्ट के टाइम किसी तरह की परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। तो जैसे हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसी तरह हमारा एक चैनल और है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो इसमें क्या है, इसमें हिंदी मीडियम के जो हैं वो सभी वीडियोस आपको दिखाए जाते हैं। तो आपके पहचान में, आपके फ्रेंड्स में, आपके कोई भी रिलेशन में अगर कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उसे आप उसे बता सकते हैं, तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और इस पे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेंगे। जैसे आपकी परेशानियों का हल हमारे चैनल पर मिल जाता है, उसी तरह हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स का हल भी यहाँ पे उनको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे जितना भी कंटेंट है टोटली अरेंज है। इसमें एक टॉपिक या एक चैप्टर देखने के बाद आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता कि दूसरा टॉपिक या दूसरा चैप्टर आप कहाँ खोजो, तो ये आपको ईजिली मिल जाता है। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।